हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। लेबर होता क्या है? लेबर जब माँ प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा बाहर निकलने वाला होता है एट द एंड ऑफ 9 मंथ, या जिसको टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं, उसको हम लेबर कहते हैं। इसमें हम देखेंगे उसका फिजियोलॉजी, कौन कौन सा हार्मोन्स हेल्प करता है लेबर होने में। इसके 4 फेजेज, फेज 1, 2, 3, 4, कैसे बच्चा पेट में रहता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, सर्विक्स को डायलेट करता है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्रू लेबर क्या होता है, फॉल्स लेबर कब होता है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद बच्चे कैसे बाहर निकलते हैं, उसके जो 3 स्टेज होते हैं, इसके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ लेबर इन द टर्म ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म है, उसका मतलब समझिए क्या है। पार्टुरेशन। इसका मतलब क्या होता है? पार्टुरेशन मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होने में क्या क्या प्रिपरेशन होता है, मतलब कि प्रिपरेशन से लेके चाइल्ड बर्थ सारे को हम कहते हैं पार्टुरेशन। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है? एग। क्या एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज्ड करता है और बनाता है न्यूक्लियस। स्टार्टिंग में न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसमें माइटोटिक क्लीवेज स्टार्ट होता है और ये धीरे धीरे अपने आप को छोटा करता है। इतना छोटा करता है कि वो फैलोपियन ट्यूब से, जब स्टार्टिंग में जाइगोट बनता है ना, तो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में नहीं जा पाता है। इसलिए वो क्लीवेज स्टार्ट करता है, माइटोटिक डिवीज़न, और अपने आप को थोड़ा छोटा करता है ताकि वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जा सके। यूट्रस में कब जाता है? जब ये अपने आप को ब्लास्टोसिस्ट मरूला बनाता है। मरूला जब यूट्रस में जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। उसके बाद क्या होता है? एक टर्म देखिएगा जिसका नाम है इम्प्लांटेशन। इसका मतलब क्या होता है? जब ब्लास्टोसिस्ट, जो हमारा यूट्रस है, उसका 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जब हमारा ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम में जाके अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और अपने आप को चारों तरफ से ब्लड वेसल से घेर लेता है, मतलब एकदम अंदर चला जाता है इंडोमेट्रियम में, तो उसको कहते हैं ग्रेनुलेशन। ये सब प्रोसेस कब होता है? तो ये सब प्रोसेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हार्मोन चेंजेस क्या क्या होता है प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा होता है? तो एक आपको ये हार्मोन याद रखना होगा, बीटा HCG। अब बीटा HCG क्या होता है? बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये कौन सा हार्मोन है? ये जो हार्मोन है ना, ये मेनली प्लासेंटा के द्वारा प्रोड्यूस होता है। किसके द्वारा? जो फीटस का प्लासेंटा है ना, उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये सबसे ज़्यादा रिलीज 7th वीक में होता है। कब? 7th वीक में। क्यों होता है? आपको पता है नॉर्मली क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो हमारा अंडा है या जो एग है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, और तो उसमें क्या होता है? जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाता है। लेकिन ये जो हमारा बीटा HCG है वो कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेस डेड होने से बचाता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कर सके और हमारा प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। तो सबसे पहले हमारा बीटा HCG क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है? अलाइव रखता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर सके? कौन? कॉर्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन को रिलीज कर सके। कौन सा? तो प्रोजेस्टेरोन और कौन सा? ईस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, लेकिन ये जो बीटा है ना, जैसे कि ये ग्राफ बनाए, इधर क्या होता है? हार्मोन्स। हम बीटा HCG देख रहे हैं। ये मान लीजिए 7 वीक है, फिर 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। तो ये 7 वीक में बीटा HCG हाई रहता है, फिर धीरे 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 ड्रॉप कर जाता है। जब 9 मंथ होता है तो ये पूरी तरह ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए?
अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से हार्मोन का रोल होता है? तो होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों इंक्रीज कर रहता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। पहले फंक्शन समझ लीजिए। ईस्ट्रोजन का क्या काम है? ये यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो स्टार्टिंग में दोनों का लेवल क्या होता है? बराबर होता है, मतलब कि दोनों साथ साथ चलता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है, कौन सा टाइम? 37 वीक। उस समय क्या होता है? हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, जिसको हम कह सकते हैं ईपी रेशियो में क्या हो जाना? हाई हो जाना। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल हाई रहता है, तो ईपी रेशियो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो इसी के कारण क्या होता है? अब समझ लीजिए काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन का कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करना, और ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो आप बिना टर्म के ही आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। तो वो क्या सही कॉन्ट्रैक्शन रहता है? नहीं, उसको हम कहते हैं फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन। ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है, ये कभी भी लेबर के लिए नहीं होता है। ये क्यों होता है? E/P का वैल्यू बढ़ जाने के कारण होता है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इरेगुलर होता है, टाइम पे नहीं होता है, रेगुलर इंटरवल पे नहीं होता है। ये दवा लेने पे या एक्सरसाइज करने पे, वॉक करने पे ठीक हो जाता है। लेकिन जो हमारा ट्रू लेबर होता है, वो जैसे कि अभी हो रहा है, फिर 10 मिनट उसका टाइमिंग घटते जाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, वॉक ये सब करने पे सही नहीं होता है। तो इस तरह हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये ट्रू कॉन्ट्रैक्शन है कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो अब जो हमारा प्लासेंटा है वो भी प्रोड्यूस करता है, उसका भी मेन रोल होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्या? तो जैसे कि 9 मंथ हो गया, ठीक है, तो हमारा जो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ये इसका जो लेवल है एकाएक कम हो जाता है। एकाएक क्यों कम हो जाता है? इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा माँ का वोम है, ठीक है, ये सर्विक्स है। जब हमारा फीटस नीचे आता है तो ये क्या करता है? स्ट्रेस हो जाता है, और ये सिग्नल भेजता है हमारे हाइपोथैलेमस को। किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये चला जाता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड में। कहाँ पर चला जाता है? एड्रीनल ग्लैंड में। एड्रीनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अब ये कॉर्टिसोल का क्या काम है? कॉर्टिसोल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। और क्या क्या काम हो? ये जो कॉर्टिसोल है ना, ये क्या करता है? तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर देता है, और जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसका लेवल क्या करता है? बढ़ा देता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है? तो याद रखिए, जितने भी हमारे शरीर में मेम्ब्रेन है वो बना होता है एराकिडोनिक एसिड का, जो टूथ के रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अब जो हमारा फीटस नीचे की ओर आता है, मैंने पुश करता है अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा स्टोमक है, फीटस यहाँ तक आ गया, तो ये अपने आप को नीचे की ओर पुश करेगा ना, तो इससे सर्विक्स क्या होता है? स्ट्रेस होता है। कैसे? तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, ये ऊपर की ओर होता है। जब ये ऊपर की ओर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये अपने आप ये क्या करेगा? धीरे धीरे डायलेट करेगा। तो इससे भी क्या होगा? इससे जो हमारा सेंसरी नर्व फाइबर है वो स्टिमुलेट होगा। अब सेंसरी नर्व फाइबर स्टिमुलेट होने से क्या होगा? तो हमारा जो ये ऑक्सीटॉक्सिन है जो मेनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, उसका प्रोडक्शन होगा।
एक तो ऑलरेडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। ऊपर से ऑक्सीटॉसिन भी आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होने लगेगा, और स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। अब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, सर्विक्स का डायलेशन बढ़ेगा। और ये क्या है ना, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब कि और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो और ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस हुआ, और ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होगा तो और ज़्यादा ऑक्सीटॉसिन प्रोड्यूस होगा, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और बढ़ेगा। इसी कारण कहा जाता है कि थ्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता है, ना कि धीरे धीरे वीक होता है। और जब पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है तो माँ के फट से क्या होता है, बेबी हमारा बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया क्या, कौन कौन से हार्मोन्स हेल्प करते हैं। एक और हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन। इसका फंक्शन मैं अभी थोड़ा देर में समझाती हूँ, पहले एक समरी समझ लीजिए। सबसे पहले 37 वीक तक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है, जिसके कारण ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो रुका हुआ रहता है। अब उसके बाद क्या होता है, 37 वीक में एकाएक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है, जिसके कारण ईपी का जो रेशियो है वो हाई हो जाता है। और इसके कारण हमारा क्या होता है, तो फॉल्स लेवल फील होता है। ठीक है, जब लेबर फुल टर्म में आता है तो फीटस क्या होता है, हैवी हो जाता है और वो सर्विक्स के तरफ जाने लगता है, जिसके कारण सेंसेशन स्टार्ट होता है। जो ये हमारा फीटस है वो पुश करता है हमारे सर्विक्स को, जिसके कारण क्या होता है, हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और सर्विक्स डायलेट होता है, थिन होता है। अब यहाँ पर प्लासेंटा का काम है। क्या कहे थे कि क्या करता है हमारा, जब ये सर्विक्स पुश ऑन होता है तो ये डायलेट होना स्टार्ट होता है, उस समय हमारा रिलैक्सिन रिलीज होता है। अब ये रिलैक्सिन का क्या काम है, दो काम है। देखिए हमारा जो ये मान लीजिए ये क्या है, तो ये हमारा मान लीजिए कि ये हिप बोन है। ठीक है, यहाँ पर पीवी सिम्पेसिस होता है। अब ये अगर इसी तरह रहेगा तो क्या हमारा बच्चा निकल पाएगा, नहीं। इसके लिगामेंट को क्या करना होगा, सॉफ्ट करना होगा। तो ये इसके लिगामेंट को सॉफ्ट करने का काम कौन करता है, रिलैक्सिन। नाम से ही समझिए रिलैक्स कर रहा है। तो ये क्या करता है, प्यूबिक सिम्पेसिस को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, और जो पेल्विक लिगामेंट है उसको लूज करता है, जिसके कारण हमारा यूट्रस का इनलार्जमेंट सपोर्ट हो पाता है और फीटस क्या होता है, ईजिली बाहर निकल पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए सबसे पहले रिलैक्सिन का समझ गए, सब समझ गए। अब आते हैं इसके फेजेज में। इसमें मेनली आपको 4 फेजेस के बारे में पढ़ना होगा। कौन कौन सा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 यूट्राइन क्यूसेंस और सर्विकल सॉफ्टनिंग। इसमें जो है ना, यूट्राइन क्यूसेंस क्यों बोला गया है, जो हमारा यूट्राइन है वो अनरिस्पॉन्सिव होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता है। सर्विकल में क्या क्या चेंजेज होते हैं ये इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फेज 2 में क्या देखेंगे कि अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है लेबर के लिए। फेज 3 में लेबर, इसके अंदर 3 स्टेज देखेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पॉपीरियम स्टेज 4 में क्या देखेंगे कि कैसे जो बाकी बचा हुआ सामान है वो बाहर आता है, मतलब पूरी तरह रिकवरी। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं फेजेज को। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा है कि जब हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बहुत फोर्सफुल और पेनफुल होता है, जिसके द्वारा हमारा सर्विक्स डायलेट होता है, इफासिएट मतलब पतला होता है, और हमारा फीटस बर्थ कैनाल, जिसको हम वेजाइना को बर्थ कैनाल कहा जाता है, उसके थ्रू फीटस नीचे ड्रॉप आउट हो जाता है। मेनली 36 से 38 वीक तक जो नॉर्मल गेस्टेशन है उसमें मायोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर करता है, लेकिन अनरिस्पॉन्सिव होता है। इसी को हम क्यूसेंट फेज कहते हैं। यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन सर्विक्स क्या है, धीरे धीरे अपने आप को सॉफ्ट कर रहा है, अपने स्ट्रक्चर में चेंजिंग ला रहा है। लेकिन अभी भी क्या है, हमारा मायोमेट्रियम क्या है,
क्यूसेंट फेज में है, अनरिस्पॉन्सिव है। लेकिन जब सर्विक्स राइप हो जाएगा, पतला हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंजेज हो जाएंगे, तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बच्चा वापस आ जाएगा। यही 4 फेज के बारे में हमें पढ़ना है। फेज 1 टू प्रिलूड, फेज 2 प्रिपरेशन, फेज 3 प्रोसेस इटसेल्फ, फेज 4 रिकवरी। ठीक है, चलिए आते हैं फेज 1 में। क्या है? यूट्राइन क्यूसेंट। ये पूरे प्रेगनेंसी का 95% है। इसमें कुछ नहीं होता, हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये अपने आप को प्रिपेयर करता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसमें मेनली जो हमारे स्मूथ मसल है वो क्या होते हैं? काल्म होते हैं और मेंटेन करते हैं सर्विक्स के स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अभी बताए थे ना, ईपी वैल्यू हाई हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जिसको फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको कहा जाता है दूसरा नाम व्रॉक्सन हिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? हर चीज़ में आपको 2 चेंजिंग देखना होगा, पहला यूट्राइन चेंजिंग और दूसरा सर्विकल चेंजिंग। तो सर्विकल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। इसका मतलब क्या है? मेनली हमारा सर्विक्स का 3 काम होता है। पहला, वो बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर की तरह काम करने का क्या मतलब है? जैसे किसी को यूटीआई इन्फेक्शन होया हुआ है, तो वो यूटीआई इन्फेक्शन हमारे फीटस में ना चला जाए, तो उससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, दूसरा, ये हमारे सर्विक्स के कॉम्पिटेंस को मेंटेन रखता है। जैसे कि आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, तो हमारा बेबी नीचे की ओर ना गिर जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो उसको मेंटेन करता है। तीसरा, ये क्या करता है? और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में चेंजेज हो रहा है ना, वो चेंजेस में हेल्प करता है, लेकिन सबको एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में। जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका सर्विक्स क्या होता है? क्लोज होता है, फिल्म होता है, जैसे कि नाक का जो लिगामेंट होता है ना, कार्टिलेज, उस तरह से। लेकिन जब टर्म आता है, टर्म कहने का क्या मतलब है? एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, तो उस समय ये कैसा हो जाता है? हमारे लिप की तरह हो जाता है, इलास्टिक। ठीक है, यही होता है फर्स्ट स्टेज का रिमॉडलिंग, मतलब कि सॉफ्ट हो जाना। ठीक है, अब हमारा सर्विक्स क्या हो गया? अभी भी फिल्म है लेकिन अनयील्डिंग है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता है सर्विकल सॉफ्टनिंग के कारण क्या होता है? वहाँ पर ब्लड वेसल्स ज़्यादा आने लगते हैं, एस्ट्रोमा का साइज बड़ा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी मतलब साइज, ग्लैंड का साइज बड़ा होने लगता है, साइज जो नंबर ऑफ सेल हैं वो ज़्यादा बनने लगते हैं, और जो स्ट्रक्चर चेंजेस होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, वो धीरे धीरे होता है लेकिन प्रोग्रेसिव होता है। जब ये मैट्रिक्स चेंज होता है तो क्या होता है? जो कोलाजन, याद रखिएगा, कोलाजन क्या है? मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है सर्विक्स का। सर्विक्स में जो प्रोटीन बनाए रहते हैं, जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, वो किसके द्वारा? कोलाजन के द्वारा। तो कोलाजन में क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंजेज होते हैं। इसमें जो इसका स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो क्या होता है? चेंज करता है। कैसे? तो देखते हैं। जैसे कि जो कोलाजन का प्रोसेसिंग और जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसके कारण क्रॉस लिंकिंग हुआ है कोलाजन के ट्रिपल हेलिक्स में, वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन है ना, जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है क्रॉस लिंकिंग के द्वारा, उसमें धीरे धीरे चेंजिंग आने लगती है। कैसे? तो ये जो क्रॉस लिंक है वो मेनली स्टेबल होता है कोलाजन फिब्रिल फॉर्मेशन करके। ठीक है, लेकिन जब क्रॉस लिंक में क्या हो जाएगा? रिडक्शन होने लगेगा, तो वहाँ पर क्या होंगे? धीरे धीरे नया कोलाजन बनने लगेंगे मोनोमर्स में, जिसके कारण क्या होता है? जो एक्टिविटी और जो एक्सप्रेशन है क्रॉस लिंकिंग का, वो घटने लगता है। और वो कैसे होता है? तो एंजाइम के द्वारा, लाइसिल हाइड्रोजिलेज के द्वारा, लाइसिल ऑक्सीडेज के द्वारा। और ये होता कब है? प्रेगनेंसी के अर्ली टाइम में। मतलब समझ लीजिए, जो हमारा सर्विक्स है ना, वो बना होता है कोलाजन प्रोटीन का। ठीक है, कोलाजन प्रोटीन क्या करता है? सर्विक्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। कैसे? तो क्रॉस लिंकिंग के द्वारा। अब क्या है? ये तो नॉर्मल हो गया। अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ रही है तो क्रॉस लिंकिंग क्या होगी? कम होगी। इसी से तो हमारा सर्विक्स सॉफ्ट होता है ना। ठीक है,
अब क्या है, जो मैट्रीसेलुलर प्रोटीन कौन सा, थ्रोम्बोस्पोंडिन 2 और टेनासिन सी, जो मेनली कोलाजन फाइब्रिल के स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण ग्रेजुअल चेंजेज होती है टिश्यू के कंप्लायंस में, इलास्टिसिटी में, प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, अब जो ह्यूमन सर्विकल स्ट्रोमा सेल है उसमें मेनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, माइक्रोथैलेमिया एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसमें भी क्या होती है, चेंजिंग होती है। ये अपने आप को रिप्रेस करता है, रिप्रेस मतलब अपने आप को, जो उसका एक्सप्रेशन है जीन का, उसको दबाता है, जिसके कारण ही सर्विक्स डायलेट हो पाता है और पार्ट्यूरेशन होता है। अब आते हैं फेज 2 में। फेज 2 और पार्ट्यूरेशन में क्या होता है कि लेबर अपने आप को प्रिपेयर करता है, प्रिपरेशन फॉर लेबर। अब इसमें क्या होगा, जैसा कि हमने देखा फेज 1 में क्या है, मायोमेट्रियम ट्रांसक्यूलिटी है, मतलब अपने आप को कॉल्म किया हुआ है, रिलैक्स किया हुआ है। ठीक है, जिसको अब सस्पेंड होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि अब उसको अपना रिलैक्स तोड़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूट्राइन अवेकनिंग। यूट्राइन को जगाओ कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, या यूट्राइन एक्टिवेशन कहते हैं। ये जो फेज है ना, ये मेनली प्रोग्रेस करता है यूट्राइन चेंजेज में। कब, तो लास्ट 6 से 8वां वीक, लास्ट कहने का मतलब है जो टर्म एज है उसके 6 से 8 वीक पहले ये स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सा, फेज 2, जिसमें मेनली अगर डिले हो जाए तो क्या हो सकता है, प्री टर्म या डिले लेबर होगा। ठीक है, अगर ये सही से नहीं यूट्राइन अवेक हुआ तो या तो प्री टर्म होगा या डिले लेबर। प्री टर्म मतलब कि जो टर्म है, जो टाइम है उससे पहले डिलीवरी, डिले लेबर जो टाइम है उससे बाद डिलीवरी। मायोमेट्रियल चेंजेज फेज 2 में क्या होता है, मायोमेट्रियल अपने आप को प्रिपेयर करता है लेबर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या वो करता है, सबसे पहले एक प्रोटीन का नाम है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसमें कौन कौन आता है, जो ऑक्सीटॉक्सिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एफ रिसेप्टर और कैनेक्सिन 43। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन कहने का क्या मतलब है, जो हेल्प करे कॉन्ट्रैक्शन में। तो कौन कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एफ रिसेप्टर और कैनेक्सिन 43। ये कैनेक्सिन 43 क्या है, ये मेरे लिए गैप है जिसका क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मायोमेट्रियल ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर मेनली इंक्रीज करता है किसके साथ, तो गैप बढ़ने के साथ, जिसको हम कहते हैं कैनेक्सिन 43। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, हमारा यूट्राइन बढ़ रहा है, गैप तो चेंजेज हो रहे हैं, तो यूट्राइन में इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसमें रिस्पॉन्स आएगा, जिसको हम कहते हैं यूटेरोटोनिन। अब यूटेरोटोनिन मतलब क्या होता है, ओसा एजेंट जो कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करे। तो यहाँ पर कौन होगा, कैप होगा, कैप में कौन होगा, ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एफ रिसेप्टर और कैनेक्सिन 43। ठीक है, यूटेरोटोनिन किसको कहते हैं, ओसा एजेंट जो कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करे। अब दूसरा चेंजेस क्या होगा, जैसा कि हमें पता है स्टार्टिंग में जो हमारा फीटस रहता है वो स्टमक के पास रहता है, यूट्रस के, ये हमारा समझ लीजिए यूट्रस है तो इसके स्टमक के पास रहेगा। अब बेबी डिसेंड करेगा नीचे की ओर, जब बेबी भारी हो जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लाइटनिंग। डेवलपमेंट के साथ जब फीटल का हेड डिसेंड करता है पेल्विक इनलेट में तो उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। इसमें हमारा एब्डोमेन क्या होगा, उसका शेप होगा जो चेंज करेगा, तो इसको हम कह सकते हैं बेबी ड्रॉप। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके कारण क्या होगा, जो एब्डोमेन का शेप है वो चेंज करेगा। और फेज में अब सर्विकल रैपनिंग में क्या क्या चेंजेज होगा, तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के पहले भी हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो सर्विक्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीमॉडलिंग होगा। तो रीमॉडलिंग क्यों होगा, ताकि वो डायलेट कर सके, जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसको सह सके। तो अब क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है,
तो ये जो मॉडिफिकेशन होता है ना, इसी को हम कहते हैं सर्विकल राइपनिंग। इसमें क्या होता है, जो हम फर्स्ट फेज में देखे थे, जो हमारा सर्विक्स सॉफ्ट हुआ था, क्यों, तो बहुत सारा ब्लड वेसल्स आ जाने के कारण, ये सब के कारण अब वो राइपनिंग फेज में चेंज होने लगता है। कितना दिन में, तो वीक या डे में, बिफोर द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से पहले सॉफ्टनिंग फेज से राइपनिंग फेज में अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अब पता है, अभी ऊपर बताया था ये कोलाजन से बना हुआ रहता है। बाद में अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, जब बायोकेमिकल कंपोजिशन बताऊंगी, कि ये प्रोटियोग्लाइकन्स का भी बना होता है, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स का भी बना होता है। जो मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें प्रोटियोग्लाइकन्स और ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स भी रहता है। उसके कंपोजिशन, उसके अमाउंट में चेंजेज आने लगते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो चेंजेज होते हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, तो वो कंट्रोल होते हैं सेम हार्मोन जो अभी ऊपर पढ़े थे, यूटेरोटोनिन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। अब जो यूटेराइन का कॉर्पस है, ऊपर वाला पार्ट है, वो स्मूथ मसल रहता है, लेकिन सर्विक्स का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसमें मेनली फाइब्रोब्लास्ट, एपिथेलियल और स्मूथ सेल रहता है, जिसमें चेंजेज होते हैं। अब इन दो सर्विकल एपिथेलियम में कैसे चेंजेस, आपको पता है सर्विकल, ठीक है। सर्विकल का एपिथेलियल जो लेयर होता है, उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो सबसे पहले जो इंडो सर्विकल कैनाल है वो लाइन होता है क्या से, म्यूकस सेक्रेटिंग कॉल्यूमनर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, जो मेनली हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री से। ये जो म्यूकस एपिथेलियम है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये एंटीजन को पहचानता है, कैसे, टॉल लाइक रिसेप्टर को सेक्रेट करके, और उसके बाद उसको या तो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, तो उसको किल करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं बायोकेमिकल में, जिसमें हम देखेंगे कि जो सर्विकल का कनेक्टिव टिश्यू है वो कैसे बना हुआ होता है, कैसे बना होता है। तो अभी ऊपर पढ़े थे कि ये कोलाजन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा कोलाजन का बना होता है, टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 कोलाजन का बना होता है, और ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन का बना होता है, मल्टी सेलुलर प्रोटीन का बना होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स का बना होता है, और इलास्टिन का बना होता है। इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले कोलाजन, अभी ऊपर बताए थे, ये हमारे सर्विक्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पर होता है कोलाजन, जो मेनली इसमें कम से कम 6 एंजाइम होते हैं, जो मेनली मैच्योरेशन को एकोमोडेट सही करता है। जो ईच मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें 3 अल्फा चेन होते हैं, जो एक दूसरा से बाइंड करके प्रो कोलाजन बनाता है। फिर से कोलाजन में क्या होता है, 3 अल्फा चेन होता है, जो अपन एक दूसरे से मिलकर प्रो कोलाजन बनाता है। अब बहुत सारा कोलाजन एक दूसरे से कैसे, जैसे कि डीएनए हमारा कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, लेकिन जो हमारा कोलाजन है ना, वो ट्रिपल हेलिकल होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा कोलाजन है वो ट्रिपल हेलिकल है, और ट्रिपल हेलिकल से अपने आप को क्रॉस लिंक किया है, तो कितना मजबूत होगा, ठीक है। तो ये होता कैसे है, तो बाय द एक्शन ऑफ लाइजिल ऑक्सीडेज, और ये अपने आप को फिब्रिल बनाता है। मतलब जो डीएनए क्या करता है, डबल स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये जो कोलाजन है वो ट्रिपल स्ट्रक्चर बना के एक दूसरे को से क्रॉस लिंक्ड होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिब्रिल कहते हैं, ठीक है। अभी जो कोलाजन का फिब्रिल बना है, फिब्रिल क्या है, ट्रिपल हेलिकल ऑफ द कोलाजन, ठीक है। ये इससे इंटरेक्ट करता है, तो ये इंटरेक्ट करता है प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन्स क्या है, तो प्रोटियो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये क्या की तरह काम करता है, प्रोटियोग्लाइकन्स में कौन कौन सा, जैसे कि डेकोरीन या बाइग्लाइकन्स, ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से मिलकर इसका अपने आप को साइज, पैक और ऑर्गेनाइज करेगा। फिर से ये जो कोलाजन फिब्रिल है वो इंटरेक्ट करेगा स्मॉल प्रोटियोग्लाइकन्स के साथ। स्मॉल प्रोटियोग्लाइकन्स का एग्जांपल क्या होगा, तो डेकोरीन, बाइग्लाइकन्स, मैट्रीसेलुलर प्रोटीन जैसे सच एज थ्रोम्बोस्पोदीन 2,
ये सब क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा और जो फिब्रिल है उसका कितना साइज होना चाहिए, उसको कैसे पैक करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सोचेगा। ठीक है। और इससे क्या होता है, जो हमारा कोलाजन फिब्रिल है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंक का स्ट्रक्चर है, उसका एक यूनिफॉर्म डायमीटर मिलता है और वो अच्छा से रेगुलर ऑर्गेनाइज पैटर्न में पैक रहता है। ये नॉर्मल का बता रही हूँ। ठीक है। लेकिन जब सर्विकल राइपनिंग होती है, ठीक है, ये जो फेज सेकंड में सर्विकल राइपनिंग होती है, उसमें इस कोलाजन फाइबर का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण फाइब्रिल के बीच में स्पेसेस जो लिंकिंग था उसके बीच में स्पेसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये जो अक्रॉस लिंक्ड कोलाजन है उसका एक्युमुलेशन घट जाएगा, जिसके कारण मैक्रोसेलुलर प्रोटीन का एक्सप्रेशन कम हो जाएगा, जिसके कारण टिश्यू क्या हो जाएंगे, अपना इंटीग्रिटी स्ट्रक्चर लूज करने लगेंगे, अपना इलास्टिसिटी उनमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैट्रिक्स मैट्रो प्रोटीएज, जो एक प्रोटीएज है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या करता है, डिग्रेड करता है, वो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है, हमारा कोलाजन धीरे धीरे डिग्रेडेट करने लगता है, टूटने लगता है। ये हमारा चेंजेज है। तो पिक्चर से देखना है तो ये देखिए, ये क्या है, हमारा कोलाजन फाइबर है। ठीक है। अब पहले देखते हैं बिफोर सर्विकल रैपनिंग क्या होता है। फाइब्रिल अपने आप को क्या करता है, क्रॉस लिंक करता है ट्रिपल से, और ये एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होता है, और इसका देखिए डायमीटर कितना कम है। लेकिन ये कोलाजन का सर्विकल रैपनिंग के बाद इसके बीच का डायमीटर बढ़ जाता है, ये एक दूसरे से लूजली अरेंज हो जाता है। पिक्चर के थ्रू एकदम अच्छे से समझ गए। ठीक है। अब आते हैं, इसके कारण क्या होता है, जो कोलाजन का स्ट्रक्चर है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। अब आपको बताया था, एक एक चीज़ बताएंगे। तो ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स, जो उसमें जो स्ट्रक्चर इसे बनाने में हेल्प करता है वो क्या है, तो जो ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है प्रोटीन के साथ और बनता है प्रोटियोग्लाइकन्स। मतलब प्रोटियोग्लाइकन्स क्या है, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब ये जो एक मान लीजिए किसी का नाम बताए कि कौन सा ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स मेनली पाया जाता है कोलाजन में, तो उसका नाम हो जाएगा हायालुरोनन। क्या, हायालुरोनन। ये मेनली एक कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है जो हायालुरोनन सिंथेज आइसोएंजाइम से बनता है, जो मेनली इंक्रीज हो जाता है इसका एक्सप्रेशन जब सर्विक्स राइप कर जाता है। जब इंक्रीज हो जाता है तो वो एक दूसरे को तोड़ने लगता है। इसका कहने का क्या मतलब है, जो हायालुरोनस है वो जिस पे डिपेंडेंट होता है साइज, तोड़ना, ये सब जो डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो जब हायालुरोनस का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तब कब बढ़ता है, तो टर्म के समय इसका एक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब कि उस समय सर्विकल रैपनिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब प्रोटियोग्लाइकन्स, उससे पहले एक और शब्द है, क्या, वर्सिकन्स। वर्सिकन्स क्या होता है, जब इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो कैस्केड होता है ना, जो सारा प्रोसेस हो रहा है उसका एक्टिवेशन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, जिसके कारण सेल एसोसिएटेड एच बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो जाए, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने लगे, तो उसी को कहते हैं वर्सिकन्स। ये मेनली मॉस में देखा जाता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ टर्म समझिए। स्टार्टिंग में हम क्या समझ रहे थे, कोलाजन्स जो होता है वो किससे मिलके, तो प्रोटियोग्लाइकन से मिलके, और ये प्रोटियोग्लाइकन से ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन से मिलके क्या होता है, अपने आप को स्ट्रेंथ देता है। तो प्रोटियोग्लाइकन्स, पहले तो ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स क्या होता है ये बता दिए, अब बताते हैं कि प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होता है। तो प्रोटियोग्लाइकन्स क्या होगा, तो प्रोटीन प्लस गैग चेन, अभी बताए थे यहाँ पे गैग क्या होता है, ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये प्रोटियोग्लाइकन्स, तो नाम से ही समझिए क्या है, प्रोटीन ग्लाइकन्स, पॉलीसेकेराइड। कौन सा पॉलीसेकेराइड, गैग पॉलीसेकेराइड। इसका अमाउंट चेंज होगा तो नंबर, लेंथ
और डिग्री चेंज होगा किसका, सर्विक्स के डायमीटर का। तो सर्विकल लाइपनिंग में क्या हो जाता है, इसमें चेंजेज आ जाते हैं। तो अब प्रोटीन, तो कौन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, द ल्यूसीन रिच प्रोटियोग्लाइकन्स मेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, द डेकोरिन, बाइग्लाइकन्स या फाइब्रोमोडुलिन फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं इन्फ्लामेटरी चेंजेस। इन्फ्लामेटरी चेंजेस के पहले एक समरी, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो ये जो नॉर्मल ये इस कोलाजन है इसके बारे में करते हैं तो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले कौन कौन सा कोलाजन से बना हुआ है हमारा सर्विक्स, 1, 3, 4, और क्या से बना हुआ है, तो ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन्स। ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन्स कुछ नहीं है, प्रोटियोग्लाइकन्स का से बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन्स कुछ नहीं है, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और इससे क्या होता है, हमारे कोलाजन को स्ट्रक्चर मिलता है, इंटीग्रिटी मिलती है, स्टेबल होता है। लेकिन राइपिंग के समय क्या होता है, ये सारे स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण डायमीटर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्विक्स डायलेट करने लगता है, उसका थिकनेस कम होने लगता है, इफासमेंट कहते हैं ना वो। अब देखते हैं इन्फ्लामेटरी चेंजेस कैसे होता है। जैसा कि आप ऊपर से पढ़ रहे हैं कि जो हमारा सर्विक्स है वो कोलाजन का ट्रिपल क्रॉस लिंकिंग से बना हुआ है, तो राइपनिंग में अब इसको टूटना होगा। तो ये कैसे टूटता है, तो ये मेनली हमारा क्या होता है ना कि ये जो फेज चलते रहता है इसमें मेनली एस्ट्रोमल इन्वेशन होता है। इन्वेशन मतलब क्या होता है, अटैक होता है, किसके द्वारा, इन्फ्लामेटरी सेल के द्वारा। जब इन्फ्लामेटरी सेल आता है और जो सर्विक्स में केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, ये दोनों मिलके प्रोटीएज रिलीज करते हैं। और जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि ये प्रोटियोग्लाइकन सब का बना हुआ होता है, तब प्रोटीएज क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, जिसके कारण हमारा सर्विकल राइपनिंग स्टार्ट होती है, कोलाजन का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ये मेनली फेज 3 और फेज 4 में और ज़्यादा डिग्रेडेशन होने लगता है, तभी तो पूरी तरह सर्विक्स डायलेट होता है ना। ठीक है, अब आते हैं इंडक्शन और प्रिवेंशन। जो ये सभी का राइपनिंग हो रही है, मान लीजिए कि पहले जब होना चाहिए उससे पहले हो जाएगा, तब बेबी क्या हो सकता है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है, क्योंकि अगर सर्विक्स पूरा ओपन हो जाएगा तो बेबी तो बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, अगर पहले हो जाए तो उसको कहते हैं सर्विकल सर्कलेज। ये एक प्रोसेस है जिसमें सर्विक्स को क्या कर दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है। एक तो इसको हम कह सकते हैं कि सर्विकल इनसफिशिएंसी में हम क्या कर सकते हैं, सर्विक्स को सर्कलेज कर देते हैं, ताकि जब फेज 3 और फेज 4 में ही मेनली क्या हो, सर्विकल राइपनिंग ज़्यादा हो, ताकि प्री टर्म डिलीवरी से बचा सके बच्चे को। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, जैसे कि स्टार्टिंग से ही पता है, हमारा जो मेम्ब्रेन है वो क्या रिलीज करता है, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टिमुलेट करता है। ये मेनली क्या होता है, और राइपनिंग को बढ़ाता है। तो राइपनिंग को बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक तो कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण राइपनिंग भी होती है। राइपनिंग मतलब जो ये जो हमारा सर्विक्स है वो धीरे धीरे डायलेट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं फेज 3 में। फेज 3 ऑफ पार्ट्यूरेशन में मेनली हम 3 स्टेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो स्टेज है उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सब देखेंगे कि कैसे वो सर्विक्स को थिन करता है, जिसको इफेसमेंट कहते हैं। और उसके बाद ये जो है ये इंड होगा कब, जब जो हमारा सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर फुल्ली डायलेट हो जाए तब। ठीक है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसको स्टेज ऑफ सर्विकल इफेसमेंट और डायलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा सर्विक्स क्या होता है, पतला होता है और 10 सेंटीमीटर तक डायलेट करता है। तो अब सेकेंड स्टेज में हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ फीटल एक्सपल्सन। मतलब इससे क्या होता है, हमारा फीटस बाहर निकलता है। ठीक है, तो मतलब सेकेंड स्टेज कहाँ से स्टार्ट होगा, जब सर्विक्स पूरी तरह डायलेट कर गया है और जब डिलीवरी इंड हो गई है, मतलब बच्चा पूरी तरह बाहर निकल गया है,
तो थर्ड स्टेज में हम क्या डील करेंगे? थर्ड स्टेज में हम डील करेंगे कि स्टेज ऑफ प्लासेंटा सेपरेशन एंड एक्सपल्सन, प्लासेंटा का बाहर निकलना और प्लासेंटा कैसे सेपरेट होता है, इसके बारे में हम थर्ड स्टेज में पढ़ेंगे। तो चलिए अब डील करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इसमें बुक से पढ़ने से पहले एक समरी समझा देती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको कहानी समझने में ईजी होगा। सबसे पहले ये जो लेबर है, जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें मेनली हमें दो तरह का एक्शन देखने को मिलता है। एक यूट्राइन एक्शन, दूसरा सर्विकल एक्शन। दोनों एक्शन को एक एक करके डील करेंगे। उससे पहले ये जानिए कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, ये कितने ड्यूरेशन तक रहता है। अगर ये प्राइमरी पारा, जो पहली बार गर्भवती बनी है या प्रेग्नेंट हुई है, उसमें ये 12 से 14 घंटे में ख़त्म होता है। और जो मल्टी पारा या मल्टी ग्रेविडा, जिनको बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं या एक से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, उनमें 6 से 8 घंटे तक रहता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं यूट्राइन एक्शन। इसमें भी मेनली आपको दो तरह का फंक्शन देखने को मिलेगा। जो पहला है उसको कहते हैं फंडल डोमिनेंस। अब ये फंडल डोमिनेंस होता क्या है? तो फीटल का लाइट होना। जैसा कि हमें पता है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फीटल का शेप साइज बढ़ते जाता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए कि यूट्रस है, ठीक है, तो फीटल का शेप बढ़ते जाता है और पहुंच जाता है हमारा जिम्फॉइड प्रोसेस तक। ठीक है, जिम्फॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ा वो जिम्फॉइड प्रोसेस तक पहुंच गया। ऐसा कब तक होता है? 36 वीक तक। अब उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है, जिसको हम कहते हैं फंडल का डोमिनेंस होना। मतलब फंडल डोमिनेंस होता क्या है? ऐसा मूवमेंट जिसमें बेबी क्या हो जाए, हमारा वेजाइना के पास आ जाए और उसे हम फील कर सकें। जब हम वेजाइना में हाथ डालेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन के समय, तो हम बेबी को फील कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फंडल डोमिनेंट कहते हैं। लाइटनिंग के समय जब फंडस का शेप जो होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि जब स्टार्टिंग में फीटस यहाँ पर रहता है तो शेप अलग होता है, लेकिन जब फीटस यहाँ पर आ जाता है तो हमारा यूट्रस का शेप अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो ग्लोबुलर शेप का हो जाता है। ठीक है, तो बेबी को आपको देख के ही लग जाएगा कि अच्छा बेबी बाहर निकलने को रेडी है। यहाँ तक समझ गए कि फंडल डोमिनेंस क्या होता है। दूसरा जो टर्म है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। इन दोनों को बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऐसे सिर्फ सिंपल में समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों होता है, लेकिन रिट्रैक्शन में सिर्फ यूट्रस जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है तो लिख देती हूँ कॉन्ट्रैक्शन। इसमें मेनली जो हमारा बेबी है जो नीचे आने लगा है और जब वो हमारा पीवी सिम्फेसिस के पास आ जाता है तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा HPA एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो ये मेनली प्रोसेस चलता है। अब इसमें होता क्या है, तो हमारा फीटस स्ट्रेस स्टार्ट होता है तो हाइपोथैलेमस को वो सिग्नल भेजता है। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है क्या? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है CRS कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और रिलीज करवाता है AC एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये चला जाता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड में, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज करवाता है कॉर्टिसोन। अब ये कॉर्टिसोन का क्या काम है? ये इंक्रीज कर देता है किसको? तो ऑक्सीटॉक्सिन को, एस्ट्रोजन को और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सेक्रिएशन को, जिससे क्या होता है? यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, तो ये जो हार्मोन्स बढ़ते हैं तो इससे क्या होता है,
तो जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये मेनली स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब के ओपनिंग से, जिसका नाम है ट्यूबल ओस्टिया। ये ट्यूबल ओस्टिया क्या है? ये इसको हम सेकेंड पेस मेकर, PAC पेस मेकर ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। यहीं पर से मेनली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन में कोई भी पूछेगा तो ये नहीं बोलिएगा कि मायोमेट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। अगर वहाँ पर ट्यूबल ओस्टिया है तो नाम डालिएगा ट्यूबल ओस्टिया, अगर नहीं है तब होगा मायोमेट्रियम। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी दो तरह का देखने को मिलता है। जैसा कि जब आप यूट्रस देखिएगा ना, मान लीजिए कि हमारा यूट्रस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सर्कुलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्टिंग में मेनली जब हम कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो यूट्रस में दो तरह का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। ऊपर से लगता है कौन सा? तो अपवाद कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन। और नीचे से हमारा वेजाइना सर्विक्स के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन लगता है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर ये जो सर्कुलर फाइबर है इसके द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर से ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और यहाँ पर से जो होता है उसको सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन है वो अपवाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ तक समझ गए? जब मायोमेट्रियम आपको पता है हमारे यूट्रस का 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में चेंजेज होते हैं ये जब फीटस बनता है उस समय, और मायोमेट्रियम मेनली कॉन्ट्रैक्शन के समय हेल्प करता है। जब तो ये सब होता क्या है? सिर्फ फीटस के इफेक्ट से होता है? नहीं, एक तो मायोमेट्रियम हमारा फोर्स कर रहा है, दूसरा फीटस फोर्स लगा रहा है, तीसरा मदर इफेक्ट। तीनों को मिलाकर मेनली हमारा क्या होता है? बेबी डिसेंट होता है। ठीक है, तो जब बेबी डिसेंट होने लगता है उस समय हमारा जो सर्विक्स है वो एक फोर्स ऊपर की ओर लगाता है। उस फोर्स को क्या नाम दिए हैं? रेसिडुअल फोर्स। ठीक है, जो मेनली ऊपर की ओर रहता है, और लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स से बेबी नीचे की ओर जाता है। इस तरह से वो क्या होता है? यहाँ पर सही से इंगेज हो जाता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पोरलिटी ऑफ यूट्रस। क्या कहते हैं? POLARITIES, पोरलिटी ऑफ यूट्रस कहते हैं। यूट्रस में सभी तरह के फोर्स लगाने की वजह से सर्विक्स के एक्सटर्नल OS, अब एक्सटर्नल OS क्या है? मान लीजिए कि हमारा इस तरह से यूट्रस है, ये इंटरनल OS होता है और ये एक्सटर्नल OS होता है। जो बाहर वाला OS है उसमें क्या होंगे? धीरे धीरे प्रभाव पड़ने लगता है, डायलेट होने लगता है। ये कैसे? जितना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा डायलेशन भी बढ़ता है, और जिससे क्या होता है कि हमारा पोलरिटी ऑफ यूट्रस स्टार्ट होता है। पोलरिटी ऑफ यूट्रस मतलब क्या हो गया? तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा जिसके कारण सर्विक्स का डायलेशन बढ़ता है, और जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रिलीज बढ़ता है, और फिर से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। इसी प्रोसेस को हम पोलरिटी ऑफ यूट्रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्या है? यूट्रस का तो हम समझ गए, अब हम समझते हैं किसका एक्शन? तो सर्वाइकल एक्शन। किसका? सर्वाइकल। उससे पहले एक और चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसी टाइम पे रिट्रैक्शन रिंग का भी फॉर्मेशन होता है। किसका रिंग? रिट्रैक्शन रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिट्रैक्शन रिंग मेनली दो तरह का होता है, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लेवल में जो रिट्रैक्शन रिंग होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, और उस समय जो बेबी का पोजीशन होता है उसको कहते हैं बकेट हेल्ड पोजीशन। ठीक है, अब जब अब पैथोलॉजिकल क्या हो गया? पैथोलॉजी मतलब डिजीज एबनॉर्मल लेवल के समय में होता है, और इसमें जो रिंग का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं बेंडल
DL वेंडर्स रिंग। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में मैं ये रिट्रैक्शन रिंग और कॉन्ट्रैक्शन रिंग के बीच का डिफरेंस आपको सही से समझा दूँगी। अब ये सर्वाइकल एक्शन में क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो सबसे पहले जो चेंजेज होगा वो होगा कि सर्विक्स हमारा पतला होगा। तो किसको क्या कहते हैं, सर्विकल इफासिमेंट। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो सर्विक्स का थिकनेस है ना वो कम होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लेंथ होता है सर्विक्स का वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जैसे जैसे यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सर्विक्स डायलेट बढ़ेगा, लेकिन उसका लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो अगर सर्विक्स डायलेट पूरा 10 सेंटीमीटर का हो गया तो कितना लेंथ बचता है सर्विक्स का, तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर बचता है। ठीक है, अब आते हैं सर्विकल डायलेशन, जो सेकेंड वाला स्टेप था। क्या है, सर्विकल डायलेशन। इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो प्राइमरी पारा है ना उसमें जो सर्विकल डायलेशन होता है प्राइमरी पारा में, उसमें 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है, और जो मल्टी पारा है उनमें 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है। लेकिन जैसे ही 3 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गया तो ये जो है वो चेंज हो जाते हैं। 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन इस तरह से होता है प्राइमरी पारा में 1 सेंटीमीटर पर आवर, और सेकेंडरी मल्टी पारा में कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। मतलब डायलेशन भी 3 सेंटीमीटर के बाद बढ़ जाता है उसका टाइमिंग। ठीक है, इसी स्टेज मतलब जो थ्रू लेवल पेन स्टार्ट होता है वहाँ से 3 सेंटीमीटर का जो डायलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रिट्रैक्शन और जो कॉन्ट्रैक्शन है उस रिंग में क्या डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं रिट्रैक्शन रिंग या ये कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग में क्या डिफरेंस है। पहले दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन होता क्या है, इसमें मेनली हमारा जो यूट्राइन का स्मूथ मसल सेल है अपर सेगमेंट है। अब अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट क्या है, तो मान लीजिए हमारा यूट्रस है, ये हमारा एम्बिलिकस है। एम्बिलिकस के ऊपर जो होता है उसको अपर सेगमेंट कहते हैं, एम्बिलिकस के नीचे जो होता है उसको लोअर सेगमेंट कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव शॉर्ट माने धीरे धीरे क्या होगा, अपर सेगमेंट जो होगा धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, इसी को हम रिट्रैक्शन कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है ना हमारा जो अपर सेगमेंट है ये तो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन रिलैक्स नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, रिलैक्स होगा। लेकिन जब सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा यूट्रस क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा, जिससे के कारण क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे नहीं पहुंचता है। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर ये थिक होने लगता है। ठीक है, थिक होने लगता है, एक्टिव होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है अपर सेगमेंट। उसी समय में जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, ये कौन सा, लोअर सेगमेंट है, ये थिन होता है और स्ट्रेच होता है। ठीक है, इसी को हम रिट्रैक्शन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन या कंस्ट्रिक्शन रिंग। इसमें क्या होता है ना, ये इसमें हमारा जो सर्कुलर यूट्राइन मसल होता है, आपको बताया था ये क्या है। मान लीजिए हमारा यूट्रस है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल यूट्राइन मसल होता है, यहाँ पर सर्कुलर यूट्राइन मसल होता है। जो सर्कुलर यूट्राइन मसल होता है वहाँ पर अस्पाज्म होता है, एनुलर अस्पाज्म होता है रिंग की तरह। ये मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पर, तो सभी जगह ये प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेनली देखने को मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो चलिए डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा डिफरेंस, कंस्ट्रिक्शन रिंग और रिस्ट्रिक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग और रिट्रैक्शन रिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शन रिंग का नेचर क्या था, ये लोकल होता है सभी जगह, और इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और अगर रिस्ट्रिक्शन रिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और ये सिर्फ सेकेंड स्टेज में देखने को मिलता है, और ये मेनली ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब एबनॉर्मल लेवल में देखने को मिलता है।
लेकिन जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्टेड रिंग है वो हमेशा देखने को मिलेगा। अब सिचुएशन क्या है, तो सबसे पहले बताती हूँ। जो अपर जंक्शन होता है ना और जो लोअर जंक्शन होता है वहाँ पर मेनली कंस्ट्रिक्शन रिंग देखने को मिलता है, और भी ये अदर जगह पे हो सकता है, लेकिन इसका पोजीशन अल्टर नहीं करता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन रिंग है ये सिर्फ अपर और लोअर सेगमेंट के जंक्शन पे देखने को मिलेगा, और इसका पोजीशन धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूट्रस कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग में क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, लेकिन हमारा जो रिट्रैक्शन रिंग है इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स नहीं करेगा, जिसके कारण जो वॉल है थिक होते जाते हैं, और जो नीचे वाला वॉल है, ऊपर वाला वॉल थिक होते जाएगा, नीचे वाला वॉल थिन होते जाएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं बुक से समझते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया जहाँ पर एक्टिव लेबर से क्या होता है, फुल्ली डायलेशन होता है। तो वही कह रहा है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसमें मेनली फोर्सफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण डिलीवरी बिगिन हो जाता है एकाएक। लेबर जब स्टार्ट होता है उस समय आपको देखेंगे कि एक थोड़ा सा ब्लड जैसा निकला है। क्या ब्लड जैसा, ऐसे थोड़ा सा म्यूकस के साथ प्लग निकला है, म्यूकस प्लग निकला है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको सो या ब्लडी सो कहते हैं। याद रखिएगा, क्या ब्लडी सो। ये क्या है, ये एक म्यूकस है जो इंडिकेशन करता है कि आपका लेबर धीरे स्टार्ट हो गया है, जो कभी भी आवर्स से डे मतलब कुछ घंटों में या कुछ दिन में आपका डिलीवरी हो सकता है। यहाँ तक समझ गए। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मेनली दो एक्शन आपको देखने को मिलेगा, यूट्राइन और सर्विक्स। तो सबसे पहले यूट्राइन में देखते हैं। तो आप देखते होंगे जब हमारा फिजियोलॉजिकल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है मेनली यूट्राइन स्मूथ मसल का, तो ये पेनफुल होता है। इसका एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये मे बी कुछ कारणों से हो सकता है जो डिस्कस किया हुआ है। पहला क्या है, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने से कारण जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, मतलब कि हाइपोक्सिया के कारण पेन कर रहा है। या जो वहाँ पर नर्व है वो क्या हो गए हैं, वो कंप्रेस्ड होते जा रहे हैं, कंप्रेशन ऑफ नर्व गैंग्लिया इन द सर्विक्स। क्यों, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। या तीसरा कारण क्या हो सकता है, सर्विक्स जो स्ट्रेस कर रहा है उसके कारण पेन हो सकता है। चौथा कारण क्या हो सकता है, जो हमारा पेरिटोनियम स्ट्रेस कर रहा है जो फंडस के पास है उसके कारण हो सकता है। तो ये सब कारणों के कारण पेन हो सकता है। तो ये पेन है ना उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे, तो जो ये नर्व गैंग्लिया है उसको हम क्या करके उसमें हम एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं पारासर्विकल इन्फिल्ट्रेशन से। ठीक है, तो क्या पेन रिलीफ होने से क्या जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगा? नहीं, जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ये इनवॉलेंट्री है, वो हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता है। इवन आप नर्व को ब्लॉक कर दीजिए एपिड्यूरल एनेस्थेसिया से, फिर भी ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कम नहीं करेगा और हमारा बेबी बाहर आ जाएगा, और इसमें थोड़ा कम पेन होगा। मैकेनिकल स्ट्रेसनिंग ऑफ सर्विक्स इन्हेंसेस द यूट्राइन एक्टिविटी इन सर्वर स्पीसीज। कह रहा है जब सर्विक्स मैकेनिकली स्ट्रेस करेगा तो क्या होगा, हमारा जो यूट्राइन एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। इस रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फर्गुसन रिफ्लेक्स। क्या, फर्गुसन रिफ्लेक्स। तो फर्गुसन रिफ्लेक्स क्या है, इसको क्या कहते हैं, फीटर इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ये मेनली न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, जिसमें क्या होता है अपने आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपने आप प्रेशर इनिशिएट होता है और बच्चा हमारा बाहर आता है। ये पॉजिटिव फीडबैक ऑफ बायोलॉजी है। ठीक है, अब जो हमारा सर्विक्स है उसका अगर मैनिपुलेशन करेंगे, क्या करना है, सर्विक्स का मैनिपुलेशन करना है या स्ट्रिपिंग करना है फीटल मेम्ब्रेन का, तो वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन से। मतलब ब्लड में कितना प्रोस्टाग्लैंडिन F2A मेटाबोलाइड है,
इसको शॉर्ट फॉर्म में PGFM कहते हैं। मतलब कि सर्विक्स को मैनिपुलेशन और स्ट्रिपिंग ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन डिपेंड करता है कितना ब्लड में हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हाई होया हुआ है। ये जो इंटरवल होता है कॉन्ट्रैक्शन के बीच में वो धीरे धीरे घटते जाता है। जैसे कि 10 मिनट पे मेनली फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट हुआ तो सेकंड स्टेज में 1 मिनट घट जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर ये दोबारा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब कि क्या हो रहा है, या तो यूटेरो प्लासेंटा ब्लड फ्लो में की डिफिशियंसी हो रहा है जिसके कारण फीटल हाइपोक्सीमिया होगा, मतलब अनरिमिटिंग कॉन्ट्रैक्शन। अनरिमिटिंग मतलब क्या हो रहा है कि फिर से दोबारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, तो या तो क्या हो रहा है फीटल हाइपोक्सीमिया के कारण ऐसा हो रहा है। मेनली एक्टिव फेज ऑफ लेबर, एक्टिव फेज जब डायलेट कर जाता है हमारा सर्विक्स 3 से 4 सेंटीमीटर, तो ड्यूरेशन जो है ईच कॉन्ट्रैक्शन का वो 31 मान लीजिए एवरेज 1 मिनट तक रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने पीछे में बताया था 3 सेंटीमीटर तक जब तक डायलेट करता है प्रेमी पारा में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी पारा में कितना, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर मेनली डायलेशन होता है। लेकिन जब 3 सेंटीमीटर डायलेट कर जाता है उसके बाद 1 सेंटीमीटर प्राइमी पारा में और ये 1.5 सेंटीमीटर प्रीमी पारा में या मल्टी पारा में देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये हमारा एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर है वो मेनली जनरेट होता है कॉन्ट्रैक्शन के समय। तो ये कितना होता है, ये 40 mmHg होता है और वेरी कर सकता है 20 to 60 mmHg तक जा सकता है। तो अगर पूछेगा एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर कितना होगा तो 40 mmHg से लेकर 60 mmHg तक। अब ये जो लोअर और अपर सेगमेंट है इसमें क्या डिफरेंस है, तो जो हमारा लोअर सेगमेंट है और अपर सेगमेंट ये होता कहाँ है, तो मान लीजिए हमारा यूट्रस है और ये हमारा अम्बिलिकस है। तो अम्बिलिकस के ऊपर क्या होगा अपर सेगमेंट और अम्बिलिकस के नीचे लोअर सेगमेंट। ड्यूरिंग एक्टिव लेबर क्या होता है ना, ये जो यूटेराइन का डिवीजन होता है वो मेनली फेज 2 में स्टार्ट होता है, पार्चुरेशन के फेज 2 में। तो ये आपको पल्पेशन से ही पता चल जाएगा। कैसे, तो जब आप दोनों सेगमेंट को ये टच कीजिएगा या पल्पेट कीजिएगा तो पता चल जाएगा। जो अपर सेगमेंट होता है ना वो ज़्यादा क्या होता है टफ होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो क्या है सॉफ्ट है, डिस्टेंटेड है और ज़्यादा पैसिव है, मतलब उसके थ्रू कोई भी जा सकता है। ये मैकेनिज्म बहुत ही वाइटल इम्पोर्टेंस है। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमें पता है हमारा इंटायर मायोमेट्रियम क्या होगा अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या होगा जो एक्सपल्सिव बाहर निकलने का जो फोर्स है वो कम हो जाता है। इसलिए अपर सेगमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिट्रैक्ट करता है और फीटस को एक्सपेल करता है। इसलिए और जो हमारा लोअर सॉफ्टल पार्ट है वो क्या करता है डायरेक्ट सॉफ्ट होता है, सर्विक्स को डायलेट करता है और अपने आप को एक्सपेंड करता है ताकि फीटस इजली जा सके। तो ऊपर वाला का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना अपर सेगमेंट को और लोअर सेगमेंट को डायलेट करना और अपने आप को स्मूथ बनाना, मतलब सॉफ्ट करना है। ठीक है, अब एक बार जब अपर सेगमेंट का मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो रिलैक्स करके अपने ओरिजिनल ये लेंथ में नहीं गेन करता है, लेकिन वो अपना लेंथ तो उसका शॉर्ट हो जाता है। तो क्या इससे प्रेशर भी कम हो जाते हैं? नहीं, प्रेशर कम नहीं होता है। जैसे कि एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया इस तरह से, मान लीजिए इतना ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इतना ही रहता है, ये नहीं कि रिलैक्स कर जाएगा। अगर रिलैक्स कर जाएगा तो बेबी कॉन्ट्रैक्ट करने से बेबी नीचे आया है तो रिलैक्स करेगा तो फिर से बेबी ऊपर चला जाएगा ना, तो ये नहीं रिलैक्स करता है लेकिन प्रेशर को मेंटेन रखता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो और ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, ये प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो अपर सेगमेंट लेकिन रिलैक्स नहीं हो, जिससे क्या होगा मायोमेट्रियम का टेंशन क्या होंगे कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो रिट्रैक्शन, इसी को रिट्रैक्शन कहते हैं ना, कि एक बार क्या अभी बताए थे रिट्रैक्शन में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन रिलैक्सेशन नहीं होता है। ये प्रोसीजर बहुत बार चलता है जिसके कारण हमारा
जो ये अपर सेगमेंट है उसका जो मस्कुलर फाइबर है वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जाता है। अपर एक्टिव सेगमेंट जो होते हैं वो मेनली थिक होते हैं और जो लोअर एक्टिव सेगमेंट है वो थिन होते हैं, ठीक है। और जिसके कारण हमारा इमीडिएट डिलीवरी होता है, और ये जब तक होता है तब तक की डिलीवरी हो ना जाए। ये फिनोमिना तो आप समझ गए कि अपर सेगमेंट का रिट्रैक्शन क्यों होता है, लोअर सेगमेंट थिन क्यों होता है, ठीक है। अब ये जो रिट्रैक्शन रिंग होता है, रिट्रैक्शन रिंग कैसे किसको कहेंगे, जैसे कि अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन वो रिलैक्स नहीं कर रहा है, इस तरह से वो थिक होते जा रहा है, यहाँ पर थिन होते जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो रीज होगा उसी को कहते हैं रिट्रैक्शन रिंग। अब ये जो होगा यह दो तरह का होगा, एक तो होगा फिजियोलॉजिकल और एक होगा पैथोलॉजिकल। अगर नॉर्मल लेवल हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होगा, अगर एबनॉर्मल लेवल होता है तो क्या होगा, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग होगा। और एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैंडर रिंग भी कहते हैं, जो ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब क्या क्या चेंजेज होते हैं यूट्राइन शेप में ड्यूरिंग लेबर, तो एक प्रत्येक कंट्रैक्शन के साथ क्या होता है, मेनली जो यूट्राइन का शेप है वो ओवॉइड शेप में होते जाता है, मतलब कि इसका जो हॉरिजेंटल डायमीटर है वो घटते जाता है। ये चेंजेस जो होता है शेप में वो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है लेवल प्रोसेस का। पहला तो इसका जो फीटल एक्सिस प्रेशर है इसके कारण बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा डिक्रीज होता है हॉरिजेंटल डायमीटर, और इसके ये कारण क्या होता है, जो फीटल का वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट होता है। अब ये कैसे होता है कि जैसे कि देखिए, जैसे कि ये हमारा ये यूट्रस है, ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है, ठीक है। अपर पोल से क्या होगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो फीटस है वो क्या होगा, नीचे की ओर जाता है। तो ये कैसे होगा, जब ऊपर का डायमीटर जो हॉरिजेंटल डायमीटर है वो कम होगा, ये कम होगा तो फीटर एक्सिस में प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण हमारा फीटस नीचे की ओर जाएगा। तो अपर पोल कहने का क्या मतलब है कि ये अब जो भी ऊपर की ओर है अपर सेगमेंट की तरफ वो क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और लोअर पोल भी नीचे की ओर आएगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ लग रहा है, अपर पोल में लग रहा है, तो फीटस ऑटोमेटिक नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और जो लेंथ है, लेंथ जो वाइड शेप का लेंथ है वो मेनली 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है। और सेकंड में क्या होता है, जैसे जैसे यूट्रस का लेंथ है जो मेनली जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है वो क्या होता है, स्ट्रेच, तो मतलब स्ट्रेच करता है, तो लोअर सेगमेंट और सर्विक्स जो यूट्रस का पार्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है, ये पुल अपवर्ड ऊपर की ओर पुल होता है, किधर, तो लोअर पोल ऑफ द फीटस। तो जैसे कि हमारा ये क्या है, हमारा यूट्रस है, यहाँ पर होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और यहाँ पर मान लीजिए हमारा फीटस है, ये अपर पोल है, ये लोअर पोल है। तो ये फीटस को ऊपर से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, जैसे फीटस नीचे की ओर आएगी, ठीक है। लेकिन ये फोर्स पड़ता किस तरह है, ऐसे अपवर्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो अपवर्ड फोर्स करता है, अपवर्ड फोर्स करेगा तभी तो यहाँ पर ये नीचे की ओर प्रेशर लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं एंसिलरी फोर्सेज इन लेबर, और कौन कौन सा फोर्स हो सकता है, जैसे कि सर्विक्स फुल्ली डायलेटेड हो गया, तब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स कौन सा होता है फीटल एक्सपांसन में, सबसे पहले मैटरनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो माँ फोर्स लगाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा एब्डोमिनल का मसल, तो ये उसके साथ साथ क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी फोर्स है वो भी क्या लगता है, जिसको हम पुशिंग कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, पुशिंग कहने का मतलब ऐसे ऐसे सांस लेके क्या होती है, माँ नीचे की ओर फोर्स लगाती है फीटस को, कैसे, तो एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, इसको क्या कहते हैं, पुशिंग कहते हैं। ये जो फोर्स होता है ना सिमिलर होता है डिफेकिनेशन का, जैसे कि कुछ हम निगलते हैं ना उस तरह का, लेकिन इसका इंटेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये प्रोलॉन्ग डिसेंट करने में हेल्प करता है। डिसेंट मतलब बच्चा जैसे इंगेज होता है पेल्विक ब्रिम में, तो उससे अंदर जाना, कब, ड्यूरिंग रेवल ऑफ पैराप्लेजिक वुमेन, और कब, जब डेंस एपिड्यूरल ब्लॉक हो, मतलब जो वो एनेस्थेसिया दिया जाता है ना पेन कम करने के लिए, उस समय ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो
हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट होता है। पुशिंग लगते हैं फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। पहला स्टेज में पुशिंग लगता है, दूसरा स्टेज में क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जो मदर को क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करता है और जो इंट्रा यूट्राइन प्रेशर को बढ़ाता है। और ये कभी कभी क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है फीटस के लिए। जिनको मेनली एनेस्थेसिया दिया हुआ है उनकी बातें चल रही है, ठीक है। सर्विकल में क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो सर्विकल में मेनली आपको दो चेंजेस देखने को मिलेगा, एक तो इफासमेंट और दूसरा डायलेशन। इफासमेंट मतलब क्या होता है, हमारे सर्विक्स का थिक से थिन होना। डायलेशन मतलब कि उसका लेंथ क्या होना, बीच का जो डिस्टेंस है उसका बढ़ना। मेनली कितना होता है, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट करता है और पतला हो जाता है, ठीक है। जो हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं कि सर्विक्स का राइप हुआ, राइपनिंग मतलब कि वो जो कोलाजन फाइबर्स बना हुआ होता है ट्रिपल बॉन्ड से, उसका टूटना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्विकल में चेंजेज होंगे, मतलब कि सर्विक्स का पतला होगा और वो डायलेट करेगा। डायलेट कितना करता है, तो अप टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और जब सर्विक्स जो है 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो उसको कंप्लीट या फुल्ली डायलेटेड कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इफासमेंट, सर्विक्स का इफासमेंट मतलब सर्विक्स जब पतला होता है उस समय कोई भी फीतल का डिसेंट नहीं होता है। डिसेंट कब होता है, जब सर्विक्स डायलेट करता है। तो ये भी दोनों, जो मल्टी पैरा है और नली पैरा, न्यूली पैरा को प्रीमी पैरा भी कहते हैं, जो पहला बच्चा दे रही है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो इधर लिख देते हैं प्रीमी पैरा और इधर मल्टी पैरा, ठीक है। प्रीमी पारा में जो होता है ना, वो जो डिसेंड होता है वो धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है और स्टीडीली होता है, आराम से। लेकिन मल्टी पारा में क्या होता है, हाई पैरिटी से होता है और डिसेंड क्या होता है, बहुत रैपिड होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सर्विक्स क्या होता है, थोड़ा डायलेट हो जाता है। सर्विकल इफासमेंट को क्या कहते हैं, ऑब्लिटेरेंस या टेकिंग ऑफ द सर्विक्स भी कहते हैं, जिसमें हमारा सर्विकल ओपनिंग क्या होता है, सर्विकल लेंथ कम होता है और उसका थिकनेस क्या होता है, कम होता है, लेकिन उसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। देखिए ये मल्टी पारा है और ये प्रीमी पारा है। इसमें देखिए सर्विक्स पूरी तरह क्लोज है, लेकिन इसमें ऑलरेडी डायलेटेड है। इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका लेंथ कम हो रहा है, लेकिन इसका जो यहाँ पर डायमीटर है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसी तरह देखने को मिलेगा। तो आप इसको देखें ही समझ सकते हैं कि किस में रैपिड होता है और किस में स्लो होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सर्विक्स थोड़ा ओपन है या डायलेटेड है, तो इसमें कोई भी प्रोसेस जल्दी होगा एज कंपेरिजन टू प्रीमी ग्रेविडा, ठीक है। प्रीमी ग्रेविडा जो पहली बार बच्चे देते हैं, तो यही इसमें दे रहा है। ए में क्या है, बिफोर लेबर प्रीमी ग्रेविड सर्विक्स क्या है, लॉन्ग है और अनडायलेटेड है। लेकिन मल्टीपरा में क्या है, डायलेटेड ऑलरेडी है स्टार्टिंग में, ठीक है। बी में क्या है, इफेसमेंट मतलब कि थिकनेस कम होना चालू हो गया। मल्टीपरा में डायलेशन और फनल शेप हो गया है इंटरनल ओएस, लेकिन अभी लेस है, ठीक है। इसमें देखिए फनल शेप का हो गया है, लेकिन अभी इसमें लेस ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, हल्का ओपन हुआ है, ठीक है। सी में क्या है, कंप्लीट इफेसमेंट में तो जो प्रीमी ग्रेविड सर्विक्स है उसमें देखिए कम ओपन हुआ है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगाता है बच्चा को बाहर निकलने में, लेकिन इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जो कैनाल का लेंथ है ना, स्टार्टिंग जब नॉर्मल है, जब बच्चा नहीं पैदा हुआ है तो 4 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब वो हमारा सर्विक्स क्या होता है, डायलेट करता है, तो क्या होता है, लेंथ का कैनाल छोटा हो जाता है और 2 सेंटीमीटर इतना रहता है, ठीक है। अब जो ये मस्कुलर फाइबर है वो इंटरनल ओएस को ऊपर की ओर पुल करेगा, जिसको टेकन अप कहते हैं। और ये कंडीशन क्या होता है, एक्सटर्नल ओएस में मेनली कोई भी चेंजेस नहीं होते, ये इंटरनल ओएस के द्वारा किया जाता है। इफेसमेंट में क्या होता है, तो फनल प्रोसेस होता है, जहाँ पर होल लेंथ क्या होगा, नैरो साइलेंड्रिकल होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लेरी फनल में, ठीक है। और ये इसलिए होता है क्योंकि मायोमेट्रियल एक्टिविटी बढ़ जाता है ड्यूरिंग, जब यूट्राइन प्रिपेयर करता है अपने आप को लेबर में, क्योंकि इफेसमेंट के समय में कोई भी डिसेंट नहीं होता है। तो इफेसमेंट के कारण क्या होता है,
जो म्यूकस प्लग है ना वो बाहर निकलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारा लेवर प्रिपेयर हो रहा है बाहर आने के लिए, फीटस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब जैसे कि लोअर सेगमेंट और सर्विक्स में कम रेजिस्टेंस रखता है तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पुल आता है जिसके कारण सर्विक्स डायलेशन होता है। ठीक है, अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसके कारण मेनली प्रेशर होगा मेम्ब्रेन में, जिसके अंदर वो जेमनियोटिक मेम्ब्रेन जिसके अंदर हमारा फीटस मेनली रहता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक एक्शन होगा क्योंकि इसमें क्या है, हमारा एमनियन प्रेजेंट है, जिसके कारण ये क्या होगा, डायलेट होगा। किस तरह से, तो बेज की तरह से। देखिए पिक्चर देखिए, ये हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बेज बना रहा है। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे फीटस है, तो इसमें मेनली दो तरह का बैग बनता है, इसको फॉर बैग कहते हैं और इसको हिंद बैग कहते हैं। फॉर बैग वो है जो सर्विस की तरफ, अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का, उसके आगे एमनियोटिक फ्लूइड आ जाए तो उसको फॉर बैग कहते हैं और उसके पीछे वाले को हिंद बैग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ तो प्रेशर मेनली किसके अगेंस्ट होता है, तो फीटल पाथ के अगेंस्ट होता है, जो सर्विक्स पे लगाता है या लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे। अगर अर्ली रप्चर हो गया तो भी ये सर्विकल जो डायलेट कर रहा है उसको नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके कारण जो सर्विकल इफेसमेंट होता है, डायलेशन होता है, इसके कारण फॉर्मेशन होता है हमारा फॉर बैक का, जो अमनियोटिक फ्लूइड का है। यही है जो लीडिंग पोर्शन ऑफ फ्लूइड है, जो मेनली प्रेजेंट होता है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे। जब मेम्ब्रेन रप्चर करता है ना, तो सबसे पहले यही जो फॉर बैग है, इसमें जो एमनियन होता है, ये क्या करता है, रप्चर करता है, जो मेनली क्या करेगा, जो हमारा वेजाइना है उसको क्लियर या साफ करते हुए बाहर निकलता है, ताकि हमारा जो फीटस है उसमें कम से कम इन्फेक्शन के चांसेस हो सके। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिकॉल करेंगे ये जो डायग्राम है उसको, इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें मेनली जो हमारा सर्विकल डायलेशन है ना, इसको दो फेज में बांटा गया है, लेटेंट फेज में और एक्टिव फेज में। एक्टिव फेज भी बाद में 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा फेज, तो एक्सीलरेशन फेज, फेज ऑफ मैक्सिमम स्लोप और डिसेलरेशन फेज। जो ड्यूरेशन होता है ना लेटेंट फेज का, वो वेरिएबल करता है और मेनली बाहर के फैक्टर पर ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जैसे कि सिडेशन के कारण क्या होता है, जो लेटेंट फेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है और मायोमेट्रियल का स्टिमुलेशन कम हो जाता है। लेटेंट फेज का ड्यूरेशन क्या होगा, तो कोर्स ऑफ लेबर को क्या करेगा, घटा देगा। और जबकि जो एक्सेलरेशन फेज है वो प्रिडिक्टिव होता है लेबर आउटकम का, कि कब लेबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो सर्विकल डायलेशन है ये कंप्लीट हो जाता है मेनली फर्स्ट पेज में। तो सेकंड पेज में क्या होगा, तो फीटल का डिसेंट होगा। देखिए पिक्चर समझिए, ये मेनली नीचे क्या दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, और ये डायलेशन और डिसेंट दिया हुआ है। अब ये हमारा फर्स्ट पेज यहाँ से यहाँ तक है। इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले तो हमारा प्रिपरेटरी डिवीजन चला, प्रिपरेशन हुआ और डायलेशन हुआ। डायलेशन कब होता है, जब मैक्सिमम स्लोप पे हमारा फेज रहता है। स्टार्टिंग में सर्विकल डायलेशन हो रहा है, फिर एक्सेलरेशन फेज आ रहा है, और फिर कौन सा फेज हो रहा है, फिर डिसेलरेशन फेज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा फीटल डिसेंट कर रहा है कहाँ से, तो फर्स्ट फेज से कर रहा है, लेकिन एकाएक ड्रॉप कब होगा, जब वो पहुँचेगा 12 आवर्स में। ठीक है, कब, जब 12 आवर्स में पहुँचेगा तो एकाएक ड्रॉप करना स्टार्ट कर जाएगा। और ये मेनली किस में आता है, तो सेकंड फेज में। सेकंड फेज में आप मेनली क्या देखिएगा, पेल्विक डिवीजन। ठीक है, पेल्विक डिवीजन आप सेकंड फेज में या सेकंड स्टेज में मेनली देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फेजेज ऑफ लेबर में मेनली 4 फेजेज होते हैं, यूट्राइन क्यूसेंट एंड सर्विकल सॉफ्टनिंग, प्रिपरेशन ऑफ लेबर और द पिपीरियम। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया है, थर्ड का हम स्टेजेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फेज फर्स्ट क्या था, क्यूसेंट फेज था। इसमें मेनली प्रिपरेशन होता है, जैसे कि यूट्राइन क्या करता है,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, अनरिस्पॉन्सिव रहता है, लेकिन सर्विक्स क्या होता है, सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फेज 2 में पार्ट्यूरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए इनिशिएशन स्टार्ट होता है। जो हमारा यूट्राइन है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, तो इसमें सर्विकल राइपनिंग स्टार्ट होती है। अब फेज 3 में क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेशन मतलब कि द प्रोसेस ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होना, सर्विक्स का डायलेशन होना, फीटल और प्लासेंटा का क्या होना, एक्सपल्सन होना। ये मेनली 3 स्टेजेज ऑफ लेबर में हम डील करेंगे। तो अभी तक हम क्या तक पढ़ चुके हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पढ़ चुके हैं, अब सेकेंड स्टेज पढ़ेंगे, थर्ड स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें इन्वोल्यूशन होता है, मतलब कि सर्विस अपने आप को रिपेयर करता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो फिर से फर्टिलिटी रिस्टोर होगी, वो नहीं, फिर से एमसी स्टार्ट होगा, फिर से सब कुछ नया तरह से चलेगा। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें मेनली आपको पहले समरी बताती हूँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या देखें, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम देखें कैसे जो सर्विक्स अनडाइलेटेड है उससे वो फुल्ली डायलेटेड बना। फुल्ली डायलेटेड कहने का क्या मतलब है कि 10 सेंटीमीटर डायलेट किया। अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे जब ये फुल्ली डायलेट हो जाता है तो उसके बाद हमारा बेबी बाहर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। मतलब कि फ्रॉम फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी, इसमें मेनली कुछ टाइम लगते हैं। जो प्रीमी ग्रेविडा है, जो पहली बार माँ बनी है, उनको 1.5 घंटा लगता है, और जो मल्टी पैरा है, जो बहुत बार माँ बन चुकी हैं, उनको 30 से 40 मिनट टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो इसमें मेरे कितने स्टेप देखने को मिलेंगे, तो आपको 10 स्टेप इसमें देखने को मिलेंगे। पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको कहते हैं इंगेजमेंट। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है डिसेंट, सबको डील करूँगी, पहले नाम जान लीजिए। तीसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं फ्लैक्शन। चौथा जो स्टेप है उसका नाम है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है। जो पांचवा स्टेज है उसको कहते हैं क्रॉनिंग। जो छठा स्टेज है उसमें क्या हो जाएगा, हेड का बर्थ हो जाएगा, तो बर्थ ऑफ द हेड। जो सातवां स्टेज होगा उसको कहेंगे रेस्टिट्यूएशन। जो आठवां स्टेज है उसमें अब शोल्डर का इंटरनल रोटेशन होगा, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। नौवां स्टेज में एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। 10वां स्टेज में अब पूरा शोल्डर क्या है, हमारा बेबी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 10 स्टेप है। तो चलिए एक एक स्टेप करके डील करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप था उसको क्या कहते हैं, इंगेजमेंट। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा फीटस है ना वो पेल्विक ब्रिम में आकर स्टेबल हो जाता है। जैसे जो हमारा फीटस है ना, पिक्चर दिखाती हूँ, जो हमारा फीटस है वो इस तरह से पेल्विक ब्रिम में आके स्टेबल हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंगेजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इंगेजमेंट में होता क्या है, जैसे कि आपको पहले से ही बताते ही आ रही हूँ, जो तब 36 वीक तक क्या होता है, हमारा जो फीटस है वो जिम्फॉइड प्रोसेस तक बढ़ता है, ठीक है। लेकिन इसका वेट बढ़ जाने के कारण 36 वीक में क्या होता है, ये नीचे की ओर ड्रॉप करना चालू करता है, और हमारे प्यूबिस में आके, ये प्यूबिक ब्रिम में आके इंगेज हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जब ये प्यूबिक ब्रिम में आएगा ना तो इसको हम जीरो स्टेशन कहते हैं। जितना ये प्यूबिक ब्रिम से ऊपर रहता है उतना -1, -2, -3 स्टेशन दिया गया है, और जितना ये प्यूबिक ब्रिम से नीचे रहेगा +1, +2, +3 स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारा बेबी का पोजीशन क्या है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम देखते किसके द्वारा हैं, तो इसको हम देखते हैं पार्थोग्राफ के द्वारा। इसमें मेनली
ये सिर्फ इसमें ये नहीं पता चलता है कि जो ये कहाँ तक हमारा बेबी आया है, ये कौन से लेवल पे है, इस पे ये भी पता चलता है कि लेवल प्रोसेस का टाइम कितना है, कितने टाइम में हमारा बेबी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम दोनों देखते हैं, पोजीशन भी और टाइम भी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब जब बेबी इंगेज रहती है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होता, मतलब एक बार जो बेबी जो हमारे पेल्विक ब्रिम में इंगेज हो गए तो उसके बाद हम इसका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप क्या था, डिसेंट। इसमें क्या है, जब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है फीमेल में तो क्या सिर्फ ये बेबी का लगता है या क्या माँ सिर्फ एफर्ट करती है या सिर्फ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो इसमें तीनों का लगता है। एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का भी इफेक्ट है, माँ भी इफेक्ट लगा रही है, बेबी भी इफेक्ट लगा रही है, जिसके कारण बेबी क्या होता है, नीचे की ओर पुश होता है। तो इससे पुश होने से क्या होता है, इसी पुश को हम कहते हैं डिसेंट, मतलब बेबी को नीचे की ओर जाना। तीसरा क्या है, तीसरा है फिक्सेशन। फिक्सेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बेबी का हेड है और ट्रंक है दोनों कितना अटैच हुआ है। ठीक है, इसमें मिली ये देखने को मिलेगा, जैसे कि जो मदर, बेबी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तीनों के इफेक्ट लगता है तो यूट्रस में जो बेबी है वो नीचे की ओर जाता है, लेकिन सर्विक्स क्या है, रेसिडुअल इफेक्ट से ऊपर की ओर भेजते हैं, जिसके कारण फ्लैक्शन होता है और डायलेशन होता है। ठीक है, जितना अच्छा बेबी का फ्लैक्शन होगा, फिर से क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए कि हमारा बेबी है। ठीक है, तो इसमें ऊपर से भी फोर्स लगता है और नीचे से रेसिडुअल फोर्स लगता है, जिससे बेबी क्या होता है, फ्लैक्स हो जाता है। मतलब सारा हाथ मुंह ऐसे देखते हैं, हाथ पूरा ऐसे फेस नीचे की ओर रहेगा, हाथ दोनों ऐसे चेस्ट के ऊपर रहेगा, लेग भी एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे। तो वो जितना अच्छा फ्लैक्शन होगा उतना अच्छा नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है, अब आते हैं चौथा, जिसका क्या नाम, फोर्थ क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। इसमें पहले हम ये देखेंगे कि हेड को कितना रोटेट करना है। तो सबसे पहले हमको हेड का पोजीशन जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले इस तरह से लाइन खींचिए। ये ऊपर में क्या है, ऊपर में है सैक्रल प्रोमेट्री, नीचे में क्या है, पीवी सिम्फेसिस। ठीक है, अगर हमारा हेड पीवी सिम्फेसिस के तरफ रहा तो इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर ऑसिपिटल या ऑसिपिटो एंटीरियर। अगर हमारा हेड सैक्रल प्रोमिनेंट्री की तरफ रहा तो कहलाएगा ऑसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसको ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। अब देखिए, अगर हमारा हेड का पोजीशन कहाँ रहा, पीवी सिम्फेसिस में रहा, तो कोई भी हेड का इंटरनल रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल एक दूसरे से अपने में कितने दूरी है, तो 45 डिग्री का एंगल एक दूसरे से बनाया है। ये एंगल क्यों ज़रूरी है ये बताऊंगी बाद में, पहले पोजीशन। ठीक है, ये राइट है तो राइट है तो, और ये ट्रांसवर्स है तो इसको क्या कहेंगे, अगर बॉडी का पोजीशन इस तरह का रहा, हेड का पोजीशन तो क्या कहेंगे, इधर रहा तो इसको कहेंगे राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। अगर इधर हेड रहा तो लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स। अगर यहाँ पर रहा तो इसको क्या कहेंगे, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, और इधर रहा तो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। ऊपर रहा तो राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, अगर इधर रहा तो लेफ्ट ऑसिपिटो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा हेड जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पर, यहाँ पर राइट ऑसिपिटो एंटीरियर में, तो हेड का रोटेशन कितना होगा, तो हेड का रोटेशन हमारा 45 डिग्री होगा। लेकिन क्या शोल्डर का रोटेशन होगा, नहीं। याद रखिए, शोल्डर और हेड के बीच में रोटेशन 45 डिग्री का होता है। तो अगर मान लीजिए हेड और शोल्डर दोनों यहाँ पे रहा, एंटीरियर ऑसिपिटल में रहा, तो कोई भी रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हेड राइट ऑसिपिटो एंटीरियर में रहा, कलर चेंज कर देती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे बेबी का हेड यहाँ पर रहा, ठीक है, तो जो हमारा हेड का रोटेशन होगा वो 45 डिग्री का होगा, लेकिन बॉडी का जो हमारा
शोल्डर है उसका कोई भी रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा बेबी कहाँ पे रहा, राइट ऑब्लिक नहीं, ऑसिपिटो ट्रांसवर्स में रहा, ठीक है, हेड। तो हेड रोटेशन करेगा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। हेड रोटेट किया 90 डिग्री और हमारा जो शोल्डर है वो कितना रोटेट करेगा, 45 डिग्री कम, तो 45 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा जो बेबी है वो है कहाँ पर, तो राइट ऑसिपिटो, कलर चेंज कर देती हूँ, है कहाँ पे, तो बेबी का हेड है हमारा राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर में, ठीक है। और इसका ये शोल्डर हो गया। तो हेड का कितना मूवमेंट होगा, हेड का मूवमेंट ये है 90 और ये है 45, मतलब हेड मूव करेगा 135 डिग्री। लेकिन शोल्डर तो 45 माइनस कर दो, तो वो हमारा हेड जो शोल्डर है वो रोटेट करेगा कितना, तो 90 डिग्री, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो हमारा बेबी का हेड है वो है कहाँ पे, तो सैक्रल प्रोमिनेंट्री में, ठीक है। तो ये तो पोस्टीरियर में आ जाएगा, ऑसिपिटो पोस्टीरियर में, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको भी ऑसिपिटो एंटीरियर में करना होगा तो हेड कितना मूव करेगा, तो हेड मूव करेगा देखिए 180 डिग्री, और हमारा बॉडी कितना, जो शोल्डर है वो कितना मूव करेगा, तो 180 में 45 माइनस कर दीजिए, 135 डिग्री। तो आपको ये हेड और शोल्डर रोटेशन समझ में आ गया होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। हेड और शोल्डर का रोटेशन होता है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें मैनुअली भी करना पड़ता है, ठीक है। पांचवा प्रोसेस क्या है, पांचवा में हो जाता है क्रॉनिंग। क्रॉनिंग में क्या होगा, इसमें भलवा पूरी तरह क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है और हमारा हेड और उसके जो बाल होते हैं बच्चे के वो दिखने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं छठा प्रोसेस में। छठा प्रोसेस में क्या है, इसमें बर्थ ऑफ द हेड। अब दिखने लगा तो उसके बाद क्या होगा, हेड का बर्थ हो जाएगा। इसमें बेबी का हेड का डिलीवरी होने लगता है। इसके प्रोसेस का एक थ्योरी है जिसका नाम है कपल्स थ्योरी। कपल्स थ्योरी में क्या है, इसमें दो तरह का फोर्स लगता है, यूट्रस और मदर का, और पेरिनियम और सर्विक्स का। यूट्रस और मदर का जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। फिर से इसमें कौन सा थ्योरी है, कपल्स थ्योरी है। इसमें क्या है, यूट्रस और मदर का फोर्स लगता है। दूसरा जो होता है वो है पेरिनियम एंड सर्विक्स का फोर्स लगता है। तो मदर और जो यूट्रस फोर्स लगाता है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, और जो हमारा सर्विक्स और पेरिनियम फोर्स लगाता है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे ये दोनों फोर्स लगता है वहाँ पे एक दूसरे का इफेक्ट क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके वजह से बेबी का हेड डिलीवर होने लगता है और उसमें सपोर्ट मिलता है। सातवां में हमने क्या देखा था, रेस्टिट्यूशन। अब ये रेस्टिट्यूशन क्या होता है, बेबी का जो हेड है ना उसके डिलीवरी के बाद जो मदर होती है वो कुछ समय के लिए रिलैक्स हो जाती है, अपने आप को पॉज कर देती है। इसको ही हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। आठवां प्रोसेस क्या है, इसमें इंटरनल रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। अब इसके बाद हेड तो निकल गया, अब क्या है, शोल्डर को 45 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। उसके बाद नौमा में क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। हेड का क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इसमें क्या होगा, जो बेबी का फेस होगा वो थाई की तरफ चला जाता है। रुक जाओ, नौमा में है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। इसमें जो बेबी का फेस होता है ना वो थाई की ओर चला जाता है, और जो ऑसिपिटल पाथ है वो राइट थाई की तरफ चला जाता है, ठीक है। 10वां में क्या है, तो बर्थ ऑफ द शोल्डर। अब शोल्डर बर्थ हो गया और बेबी का लेटरल फिक्सेशन हो गया। तो इस तरह से इसका 3 स्टेप खत्म होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टेज में इसके फेजेज। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेज में फेजेस देखे था, दो तरह का फेज होता था, लैटेंट फेज और एक्टिव फेज। चलिए इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो लैटेंट फेज है वो जब तक कि हमारा सर्विक्स है 3 सेंटीमीटर तक डायलेट ना हो जाए। एक्टिव फेज
जब 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होगा उसको एक्टिव फेज कहेंगे। लेटेंट फेज 3 से 8 घंटे तक रहता है। प्राइमरीपरा में और मल्टीपरा में ड्यूरेशन कम हो जाता है, ठीक है। और जो लेटेंट फेज है उसमें एवरी 3 मिनट में कम से कम 2 बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकेंड से ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक्टिव फेज में ये बता दिया 3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में 3 बार देखने को मिलता है और प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर देन 40 सेकंड रहता है। सर्विक्स जो डायलेट करता है वो डायलेशन फास्ट हो जाता है। अब प्रीमीपरा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से और मल्टीपरा में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से, और ये 2 से 6 घंटे तक रहता है। अगर कोई पूछे कि इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा तो प्रीमीपरा में 12 घंटे के लिए और मल्टीपरा में 2 से 10 घंटे के लिए, ठीक है। वैसे ही सेकंड स्टेज में भी 2 फेज होता है। पहला फेज को कहते हैं पैसिव फेज, कौन सा, पैसिव फेज, और दूसरे को कहते हैं एक्टिव फेज। अब ये दोनों क्या होता है, पैसिव फेज ऐसा टाइम जहाँ पे फुल डायलेशन तो हो गया है और ऑनसेट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि अभी जो मदर है वो इफ़र्ट नहीं लगा रही है, जो फीतल का हेड है वो अभी क्या है, पेल्विक से हाई है, ठीक है। इसमें अभी फीतल बाहर निकलने को रेडी नहीं है। सेकेंड फेज में क्या होगा, जो एक्टिव फेज में माँ भी अर्ज मतलब कि पुश कर रही है, फीतल हेड भी प्यूबिक सिम्फेसिस में आ गया है। इसमें मेनली प्रीमीपारा में 1 घंटे लगते हैं और प्रीमीपारा में 2 घंटे लगते हैं और मल्टीपारा में 1 घंटा लगता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज का 2 फेजेस समझ में आ गया। अब जो कह रहा है कि न्यूली पारा में क्या होता है ना, इंगेजमेंट ऑफ हेड मेनली बिफोर लेबर के बिगिंग होने से पहले इंगेजमेंट हेड प्यूबिक सिम्फेसिस में नहीं होता है, क्योंकि जो हेड का डिसेंट है वो लेट लेबर में स्टार्ट होता है। इसलिए डिसेंट जो होता है, डिसेंट पैटर्न जो होता है वो हाइपरबोलिक कर्व के साथ होता है। हाइपरबोलिक मतलब प्रेशर के साथ साथ इसका होता है। इसमें मेनली हमें स्टेशन देखने को मिलता है। तो स्टेशन होता क्या है, तो ये स्टेशन में जो हमारा फीटस है वो कितना डिसेंट किया है बाई पैराइटल डायमीटर से, ये रिलेशन टू लाइन ड्राउन फ्रॉम द मैटरनल स्केल स्पाइन। अभी बताए थे ना, 0 स्टेशन, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, -1 -2, वही मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। पेल्विक फ्लोर चेंजेस ड्यूरिंग लेबर के समय पेल्विक में क्या क्या चेंजेज होता है, तो बर्थ कैनाल जो सपोर्ट करता है वो बहुत सारे काम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, लिवेटर एनी मसल और फाइब्रोमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कवर करता है अपर और लोअर ये सरफेस को। इसमें मेनली आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके कारण मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में डिफरेंट हो जाता है। जो लिवेटर एनी होता है ना, लिवेटर एनी में कौन कौन से मसल्स आते हैं, तो इसमें मेनली आपको पूबो विसरल, पूबो रेक्टलारिस और इलियो कोकिगियस मसल देखने को मिलता है, जो मेनली क्लोज करता है लोअर एंड ऑफ द पेल्विक कैविटी को एज ए डायफ्राम। ये कनकेव अपर और जो कन्वेक्स लोअर सरफेस होता है ना, इसी के कारण प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर और रेट्रल पोर्शन ऑफ द पेल्विक पोर्शन है वो मेनली लिवेटर एनी के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है, द पिलिफॉर्मिस और कोकिजियल मसल के द्वारा बायलेटरी ये क्लोज होता है। तो ये जो लिवेटर एनी मसल है इसका थिकनेस वेरी करता है 3 mm से 5 mm तक, और इसका जो मार्जिन है वो रेक्टम को इनसाइकिल मतलब चारों तरफ से घेरा रहता है, रेक्टम और वेजाइना को, और ये स्टार्टिंग में बहुत ठीक रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय इसमें हाइपरट्रोफी होती है और इसमें थिक बैंड होता है और ये पीछे की ओर एक्सटेंड करता है, प्यूबिस से पीछे की ओर जाता है, जो वेजाइना को इंसर्किल करता है 2 सेंटीमीटर एबव द प्लेन ऑफ हाइमेन, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो जो लिवेटर एनी है वो ड्रा करता है दोनों रेक्टम को भी और वेजाइना को भी फॉरवर्ड और अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्यूबिक सिम्फेसिस, जो मेनली
क्लोज होता है वेजाइना के, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मेम्ब्रेन जब इंटैक्ट करता है तो फीटर प्रेजेंटिंग पार्ट डायलेट करता है अपर वेजाइना में, फिर वो धीरे धीरे वो पूरी तरह कर जाता है। तो अगर कोई पूछेगा ना कि ये जो हमारा ये जो लिवेटर एनी है ये रेक्टम और वेजाइना को किधर ड्रा करता है, मतलब किधर की ओर खींचता है, तो फॉरवर्ड और अपवर्ड, फॉरवर्ड करके अपवर्ड की ओर खींचता है, जिससे हमारा बेबी को बाहर निकलने में ईजी होता है, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या देखेंगे, तो डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, कैसे हमारा प्लासेंटा और मेम्ब्रेन निकल जाता है, क्योंकि अब बेबी तो हमारा बाहर निकल गया। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसको डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें मेनली प्लासेंटा का एक्सपल्सन होता है, क्योंकि इसमें प्लासेंटा बाहर निकलता है। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेज में देखा, थ्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है और ये सर्विक्स का फुल डायलेशन मतलब कि 3 सेंटीमीटर तक जाता है। सेकेंड स्टेज में देखा कि इसमें सर्विक्स फुल डायलेशन होता है और बेबी का डिलीवरी होता है, ठीक है। वैसे ही थर्ड स्टेज में क्या होगा, तो ये जो प्रीमी या मल्टी दोनों में क्या होगा, सेम टाइम लगेगा। और कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट, ठीक है। जैसे कि सेकंड स्टेज में अलग अलग हुआ था, प्रीमी में कितने हुए थे, तो 1 से 1.5 आवर और मल्टी में 30 मिनट। लेकिन ये जो थर्ड स्टेज है जिसमें डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा और मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेम टाइम लगता है, चाहे वो प्रीमी हो या मल्टी हो, ठीक है। सेकेंड स्टेज में ऑफ लेबर में क्या हुआ था, बेबी का डिलीवरी हो जाता है, उसके मिनिमम 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के बाद मेरे लिए थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है। कितना, मिनिमम 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, मतलब कह सकते हैं कि 2 से 5 मिनट के बीच में हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है, प्लासेंटा का सेपरेशन स्टार्ट होता है। इसमें मेरे लिए 3 इवेंट देखने को मिलता है। जो पहला इवेंट होता है ना, उसको कहते हैं सेपरेशन, SEPARA, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो प्लासेंटा है ना डेसिडुआ के सेपरेट हो जाता है, प्लासेंटा और डेसिडुआ एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। इस तरह से प्लासेंटा सेपरेशन 2 तरह का होता है। प्लासेंटा सेपरेशन क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक जो सेंट्रल पार्ट में सेपरेट करे उसको सेंट्रल सेपरेशन कहते हैं, और एक मार्जिन में सेपरेट करे उसको मार्जिनल सेपरेशन कहते हैं। जो सेंट्रल सेपरेशन होता है ना, इसमें प्लासेंटा है ना, वो प्लासेंटा और डेसिडुआ के बीच से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जैसा कि आप इसका लेयर देख रहे होंगे, तो क्या होगा, डेसिडुआ से प्लासेंटा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जब से सेंटर से सेपरेट होना स्टार्ट हो करेगा, मतलब ये जो सेपरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये सेंटर से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही सेपरेशन स्टार्ट होगा ना, वैसे ही टाइनी ब्लड वेसिकल जो डेसिडुआ में अटैच होती है वो रप्चर हो जाती है, और ये रप्चर होते ही ब्लड मार्जिनल वाला जो एरिया है वहाँ पे जाके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे प्लासेंटा सेपरेट होने लगेगा वैसे वैसे मार्जिनल पार्ट तो क्या होगा, पूरी तरह से डेसिडुआ से अलग हो जाएगा। जो ब्लड कलेक्ट रहता है वो फ्लो हो जाएगा किसके साथ, तो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये प्लासेंटा सेपरेशन का साइन होता है कि ब्लड का बाहर आ जाना, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अभी जो प्लासेंटा है ना, इसका अगर कोई पूछेगा कि क्लासिक साइन क्या होता है प्लासेंटल सेपरेशन का, तो सबसे पहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके राइज कर जाएगा। दूसरा क्या होता है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका लेंथ एकाएक बढ़ जाएगा, जिसको कॉर्ड साइन कहते हैं। और तीसरा गूस ऑफ ब्लड ऑकर होगा, जो एकाएक बाहर आएगा, ठीक है। अब इसमें मेनली 2 मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है, तो पहला मैकेनिज्म होता है मैथ्यू डंकन मेथड। इसमें मेनली क्या होता है, तो इसमें मेनली सेपरेशन जो होता है ना, वो होता है स्टार्ट मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा से। कहाँ से, मार्जिन से स्टार्ट होता है। प्लासेंटा डिसेंड करता है साइडवेज से, और उसके बाद वो बीच में आता है। मतलब कि प्लासेंटा डिसेंड साइडवे कम थ्रू द वुल्वा
with the lateral border first like a bottom through the bottom hole। मेटरनल सरफेस भी देखा जाता है और ब्लड है जो विजुअलाइज हो जाएगा। एक्सटर्नल से कोई भी लेट्रो प्लासेंटा क्लॉथ का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर से मैथ्यू डंकन मेथड में मेनली जो सप्रेशन होता है वो मार्जिन से स्टार्ट होता है। ये साइड वाइज से ये स्टार्ट होना चालू करता है सप्रेशन। इसमें कोई भी रेट्रो प्लासेंटल क्लॉथ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड का नाम है शुल्ज़ मेथड ऑफ प्लासेंटा डिफ्रेशन। इसमें क्या होता है? जो मेनली सप्रेशन होता है वो स्टार्ट होता है मिडिल पोर्शन ऑफ द प्लासेंटा वेज से, मिडिल से। इसके कारण क्या होता है? इसमें लेट्रो प्लासेंटल ब्लड ऑकर होता है, ठीक है। इसलिए जो ये जब सेपरेट होगा तो इसमें फ्लो ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारा बेबी है वो जब डिलीवर हो जाता है तो यूट्रस क्या हो जाता है? खाली हो जाता है, जिससे यूट्राइन साइनस कहते हैं। जब बेबी बाहर निकल जाए और यूट्रस पूरी तरह खाली हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? यूट्राइन साइनस। क्या? यूटेराइन साइनस कहते हैं। यूट्रस खाली हो जाने के बाद जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये डायरेक्टली प्लासेंटा से ही में ही वर्क करता है और उन्हें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से प्लासेंटा क्या होता है? सेपरेट हो जाता है। दूसरा क्या था? मार्जिनल सेपरेशन। इसमें यूट्रस क्या हो जाता है? किनारा से, अभी बताया था ना दूसरा मेथड जो मार्जिन से स्टार्ट होता है, मैथ्यू डंकन मेथड। इसमें क्या होता है? जो यूट्रस है वो किनारा से क्या होता है? सेपरेट होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे सेपरेट होते जाता है वैसे वैसे टाइनी ब्लड वेसिकल्स है वो भी रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है और इनका ब्लड वो वेजाइनल ट्रैक के थ्रू बाहर आ जाएगा। मतलब ब्लड दोनों में बाहर आता है, लेकिन ये जो ब्लड होता है ना बहुत ही स्लो मोशन में आता है क्योंकि ये एक साथ प्लासेंटा का भी सेपरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब कि मार्जिनल है सेपरेशन की, सेंट्रल सेपरेशन है। कैसे पता चलेगा? सेंट्रल में एकाएक ब्लड का गॉस आता है लेकिन मार्जिनल में धीरे धीरे ब्लड आते हैं। चलिए देखते हैं फेज 4 में। फेज 4 में मेनली क्या देखेंगे? इन्वोल्यूशन। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं फेज 1, 2, 3 और 4। फेज 1 में हम मेनली क्या देखे थे? क्यूसेंट फेज। इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो नहीं होता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है। इसमें सिर्फ सर्विकल सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगा। फेज 2 में एक्टिवेशन होता है। इसमें मेनली अपने आप को यूट्राइन क्या करता है? प्रिपेयर करता है लेबर के लिए। इसमें सर्विकल राइपनिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ही क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ पार्थ्यूरेशन स्टार्ट होता है। पार्थ्यूरेशन मतलब क्या होता है? गिविंग बर्थ। फेज 3 स्टिमुलेशन, मतलब कि लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सर्विकल डायलेट करेगा, फिर प्लेसेंटा बाहर की ओर आएगा। इसमें मेनली आपको 3 स्टेजेज ऑफ लेबर पढ़ने को मिलेगा। चौथा में इन्वोल्यूशन जो अभी पढ़ेंगे। इसमें मेनली पार्थ्यूरेंट रिकवरी, जो अब बच्चा बाहर निकल गया, प्लासेंटा बाहर निकल गया, तो अब जो हमारा यूट्रस है उसको नॉर्मल शेप में आना की ज़रूरत है, तो वही यूट्राइन इन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, सर्विकल रिपेयर पढ़ेंगे और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेज 4 पार्थ्यूरेशन। इसमें मेनली क्या देखने को मिलता है? प्यूपेरियम। ये क्या होता है? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जब मायोमेट्रियम क्या है अभी भी रिगिड है, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन कर रहा है, तो इसके कारण क्या होने का डर है? हैमरेज होने का डर है। इसलिए क्या करता है? अपने आप को डायरेक्टली कॉम्प्रेस कर लेता है, जिसके कारण थ्रोम्बोसिस हो जाता है ल्यूमेन में। और ये मेनली होता किसके द्वारा है? तो यूटेरोटोनिक के द्वारा। अब यूट्राइन जो इन्वोल्यूशन और जो सर्विक रिपेयर हो रहा है, ये दोनों क्या होता है? पूरे ऑर्गन को फिर से रीस्टोर करता है, जैसा कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में था, ठीक है। उसी तरह अपने आप को ये प्रिपेयर कर लेता है, अपने आप को उसी ऑर्डर में क्या कर लेता है? अरेंज कर लेता है, ठीक है, ताकि अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री या उसके कारण इन्फेक्शन जो होगा वो सबको से बचा सके और इंडोमेट्रियल रिस्पॉन्सिव हो सके, जैसे कि फिर से इंडोमेट्रियम को फर्टिलिटी के लिए तैयार कर सके। तभी तो वो मल्टीपैरा होगी। एक और क्या बच्चा हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है। एक और जब बच्चा निकल जाए तो उसके बाद वो फेज 4 में चला जाता है, जिसमें अपने आप को यूट्रस फिर से प्रिपेयर करता है, इंडोमेट्रियम को रीस्टोर करता है ताकि वो फिर से ठीक हो, फिर से
फर्टिलाइजेशन हो, फिर से बच्चे हों। ठीक है, अर्ली पॉपेरियम में मेनली क्या देखने को मिलेगा, लैक्टोजिनेसिस, बच्चा आ गया तब उसको दूध तो पिलाना पड़ेगा ना, तो वही मिल्क लेट डाउन ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ये जनरली 4 से 6 वीक तक आफ्टर बर्थ होता है। तो अगर कोई पूछेंगे कि ये जो पॉपेरियम है ये कितने वीक तक रहता है, तो ये मेनली 4 से 6 वीक तक रहता है। ये मेनली डिपेंडेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग पे, लैक्टेशन इंड्यूस्ड पे, प्रोलैक्टिन मेडिएटेड एनिवोल्यूशन पे और एमेनोरिया पे। अगले वीडियो में हम फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस रेगुलेटिंग पार्टुलेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।